ठीक है जी, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहले तो देखो दो टर्म्स आएंगी, वन इज एफटीए, दूसरी तरफ है पीटीए। एफ फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पी फॉर प्रेफरेंशियल। अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, जो ड्यूटीज लगती हैं जब हम ट्रेड करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है, उसमें हमने एक टैरिफ वाली कैटेगरी करी थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने बेचा कुछ सामान यूरोपियन यूनियन को। अब जब सामान बेचेंगे तो उन्होंने खरीदा, मतलब उनके लिए क्या है वो इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट के ऊपर कुछ पैसा लगा दिया जाएगा इंडिया के ऊपर, तो वो आ गया टैरिफ की कैटेगरी में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वही टैरिफ या वही कोटास भी दिए जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कुछ लग्जरियस गाड़ियां हैं, अगर वो पूरी की पूरी बनी है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो कुछ कोटेशन दी गई है कि बस इतनी ही गाड़ियां हमारी कंट्री के अंदर आएंगी। और इंडिया के अंदर ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो सी के डी की कैटेगरी में आती हैं। के फॉर नॉक्ड है, यहाँ पे नॉक्ड का मतलब होता है कार के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किट्स की फॉर्म में इंडिया पहुंचते हैं, फिर इंडिया में असेंबली होती है। तो उसमें भी देखेंगे क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे। और दूसरी तरफ लिखा है फ्री। फ्री का मतलब है यही ड्यूटीज, यही टैरिफ्स, इनको रिड्यूस कर देना या नेग्लिजिबल कर देना, कई बार जीरो भी कर दिए जाते हैं। फिर यहीं से एक टर्म आती है पीटीए, इसको क्या बोला जाएगा, प्रेफरेंशियल। अब ये जो ड्यूटी रिड्यूस करी होगी, कुछ प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स भी होंगी, जैसे आपने फार्मेसी बार बार सुना होगा, टेक्सटाइल बार बार सुना होगा, कि ये प्रेफर्ड गुड्स में काउंट करी गई है और इनके ऊपर जो टैरिफ लगेगा 0% तक कर दिए, ड्यूटी बिल्कुल रिड्यूस कर दी है। तो इसमें इंडिया के जो डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे किस फील्ड के अंदर, टेक्सटाइल हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, उनको अब उतनी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो प्रेफर करी कुछ प्रोडक्ट्स। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है टैरिफ्स या वो जो कोटास हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको रिड्यूस कर दिया, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, नेग्लिजिबल मतलब 10% के आसपास भी हो सकता है, या बहुत रिड्यूस भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरियस जो गुड्स थी उनके ऊपर पहले कितना लगा रहे थे हम, 110%, ये वो मैन्युफैक्चर्ड है फिर इंडिया की तरफ आ रही है, अब इनको रिड्यूस कर दिया है अप टू 10%। तो रिडक्शन तो आई जो टैरिफ्स के अंदर आप देखोगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिवाइज होंगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं उनको फिर। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जब आपने रिपब्लिक डे से रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट करे तो चीफ गेस्ट इस बार इन्हीं को हमने बुलाया था। और जब भी चीफ गेस्ट की सिलेक्शन होती है, पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज हो सकते हैं, या एक ही टाइम पे कुछ कंट्रीज आसपास के टाइम पे इंडिपेंडेंट इकट्ठे हुई हों, जैसे इंडोनेशिया। पहले जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट भी बुलाए थे वो कहाँ से थे, फ्रॉम इंडोनेशिया। अभी लास्ट ईयर की ही बात है जब सोबियान तो आए थे, तो वो भी कहाँ के थे, फ्रॉम इंडोनेशिया। और इस बार हमारा जो मेन कंसर्न था वो कैसा था, इकोनॉमिक कंसर्न, कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमें चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रखी थी। एक तरफ आपने पढ़ा अबाउट यूएस, कुछ बिल्स अपने जो इनका व्हाइट हाउस है वहां पे लेके आते हैं, और क्या बोला था इन्होंने कि कितने टैरिफ्स, 500% तक के टैरिफ्स इंपोज करूंगा डिफरेंट कंट्रीज में। अगर बात करें इंडिया की, तो हम ऑलरेडी कितना सफर कर रहे थे, अराउंड 50%। और इसमें भी अगर आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह, एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो सारी काउंट करोगे, तो कितना चला जा रहा था ये भी, 57 to 59% के आसपास। तो ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पे कर रहे थे यूएस को। इससे हुआ क्या, हमारे रूपी की डेप्रिसिएशन भी हुई। अब एक ही फैक्टर नहीं होता कि जियोपॉलिटिकली अगर इकोनॉमिकली बहुत इंस्टेबिलिटी आ रखी है तो एक ही फैक्टर पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिमांड के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, डिमांड और सप्लाई की जो चेन बनती है। उसके बाद कैपिटल का कितना आउटफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री से, इन्वेस्टर्स आते हैं हमारी कंट्रीज में, इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में अगर फ्रंट हेड देखा होगा आपने, तो वहां पे लिखा हुआ है कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा हुआ। एग्जाम्पल एफपीआई की कैटेगरीज में दिया हुआ था, अराउंड 11.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का आउटफ्लो हुआ है 2025 के अंदर। और वहीं पे अगर जनवरी में देखोगे तो अराउंड 4 बिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो हो गया है फ्रॉम आवर कंट्री। इसकी वजह से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाते हैं कि जो रुपये की वैल्यू है वो और ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाती है। अगर रिडक्शन की परसेंटेज देखोगे तो 19% तक वो डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, मतलब जो रुपये की डेप्रिसिएशन होती है, जियो पॉलिटिक्स भी डिसाइड करती है, इंटरनली कैसे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, डिमांड सप्लाई के क्या कर्व्स बन रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रोल आउट करती हैं। और वहीं पे दूसरी जो टर्म आप सुनते हो वो आती है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में आरबीआई का एक्टिव रोल आ जाता है, वहां पे करेंसी को खुद डिवैल्यू करा जाता है। और आज तक ये सिर्फ 3 ही बार हुआ है हिस्ट्री में, 1949 में, 1966 में और
आइडिया 1991 में, उसके बाद हमने डिवैल्यूएशन नहीं करी है। उसके बाद ये सारी सप्लाई चेन्स की वजह से हमारी रुपी की वैल्यू जो है अप डाउन हुई है। तो अभी तक सिर्फ 3 ही बार हुई है डिवैल्यूएशन, याद रखना, जहां पे डेलिबरेटली कंट्री ने खुद अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन करी इन फ्रंट ऑफ यूएस डॉलर। और भी बाकी की करेंसीज यूरोज वगैरह आ जाएंगी, पर आपको पता है यूएस डॉलर की जब मोनोपोली निकल के आती है, वो डोमिनेट बनता है, तो हम डिफरेंट करेंसीज का DXY इंडेक्स याद है ना सभी को, येन हो गया, देन आपका स्टर्लिंग था, स्विस फ्रैंक था, वो सारी करेंसीज आ जाती हैं, पाउंड आ जाता है, तो वो सारी करेंसीज वहां पे आती हैं। तो वन बाय वन यही सारे फैक्टर्स हमने देखने हैं। इंडिया को फायदा कहाँ कहाँ पे होगा, साथ में डिसएडवांटेजेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, 3-4 एस्पेक्ट इसके निकल के आएंगे, वन बाय वन सारे देखते हैं। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन अफ्रीका इंडिया डिजिटल कॉरिडोर। अब देखो ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी आपको दिखेगा, जैसे जब नेगोशिएशन होती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर बातें करी जाती हैं। बहुत सारे बच्चे इंडिया से जर्मनी पढ़ने के लिए भी जाते हैं और यूरोपियन यूनियन की बाकी की कंट्रीज में भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो माइग्रेशन रेगुलर हो उसके ऊपर भी बातें करी गई। सबसे पहले तो इसी के ऊपर बात करिए, अफ्रीका और इंडिया कॉरिडोर्स पर आ रहे हैं ना हम, एक दिन ट्राइलेटरल कॉरिडोर कहीं पे भी हो सकता है। याद करो, इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीकन यूनियन, याद है ना वो जब 3 नेशन की विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, तो ये 3 वाले जो कॉरिडोर्स होते हैं कहीं पे भी बन सकते हैं। मेन फोकस करा जाएगा हाई स्पीड सिक्योरिटी और जो डाटा कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करी जा सके डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। और उसमें एक एग्जाम्पल दिया है इमैक, पर आगे इमैक जो लिखा हुआ है ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की बात कर रहा है, ये भी ध्यान में रखना साथ में। अब इंडिया यहाँ पे आ गया, ये मिडल ईस्ट वाला पार्ट है, और वो देखो यूरोप यहाँ पे अभी एक ही इंस्टेबिलिटी बन रखी है, विच इज इजराइल वाली। इजराइल का पोर्ट आ जाएगा हाइफा पोर्ट। इंडिया का देखोगे तो मुंबई पोर्ट और ये गुजरात का जो पोर्ट है, यहाँ से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। सबसे पहले यूएई का पोर्ट आएगा जाबेल अली। अब देखो ये डॉटेड डॉटेड सारा सी रूट आ जाएगा, और इनलैंड में जो रेलवे कनेक्शंस बनाए गए हैं ये बीच वाला आ जाएगा। यूएई का ही एक पॉइंट है अल गुवाहिद, यहाँ से आगे जब जाओगे तो सऊदी अरेबिया कनेक्ट करेगा, बीच बीच में जंक्शन आएंगे, स्टॉप पॉइंट्स आएंगे। अल हदीता से ये एंटर कर जाएगा टूवर्ड इजराइल, और इजराइल से फिर कनेक्टिविटी बनेगी जाके यूरोप के साथ। यूरोप का ये वाला ग्रीस का पोर्ट याद रख लेना, विच इज पायरियस। तो पायरियस पोर्ट कहाँ पे, ग्रीस में। एक तो इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात करी, और साथ में जो सबमरीन केबल सिस्टम है ब्लू रमन, ये पार्टिसिपेटिंग जो भी बॉडी का नाम है वो आ गया, और साथ में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं ओशन फ्लोर के ऊपर उसकी बात करी। तो जब वाटर रूट आप देखोगे तो वो कौन कौन से आए, मेडिटेरेनियन और दूसरी तरफ रेड सी। रेड सी के साथ आपका मिडल ईस्ट भी कनेक्ट हो रहा है, और नीचे की तरफ अफ्रीका वाला पार्ट भी आ जाएगा। रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज सबने ध्यान में रख लेनी है। अब ये वाली थी डेजी से आपने याद करा था, जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यमन, ये रेड सी की कंट्रीज आ जाएंगी। मेडिटेरेनियन की अभी नहीं बोल रही, थोड़े दिन पहले करी थी हमने, 22 के आसपास निकल के आई थी। तो यहाँ से जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको भी बिछाया जाएगा, ताकि वो जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, डाटा सिक्योरिटी है, वो सारी कंट्रीज को प्रोवाइड करी जा सके। तो मतलब ये तो शुरुआत करी जब नेगोशिएशन हुई टुवर्ड FTA। और बाकी नेचुरल डिजास्टर सभी कंट्रीज में आते हैं, तो एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी बात करी हुई है। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को देख लो, जिनको हमने इस बार चीफ गेस्ट भी बुलाया था, और जिनके साथ हमने एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करा है। अब इसमें ये चीज याद रखना कि अभी एकदम से ये FTA इंप्लीमेंट नहीं होगा। पहले यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं 24 लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेशन होगी, वहां पे रेजोल्यूशन जाएगा, वहां पे पहले वो पास होंगे, फिर जाके FTA जो है एक्चुअल में रोल प्ले करेगा। अब इंडिया तो एक ही कंट्री है ना, यूरोपियन यूनियन में आप कितनी कंट्रीज देखते हो, 27, 24 लैंग्वेजेस आ जाएंगी। उन 27 कंट्रीज को भी अगर देखोगे तो पहले वहां पे पास होगा, तब जाके ये इंप्लीमेंटेशन होगी। तो एकदम से इंस्टेंट स्टेप नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। नेगोशिएशन अगर देखोगे तो 2013 से पहले की चल रही थी, अब जाके ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये चीज भी एक तो मैंने बता दी कि पहले लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होगा जो भी इस FTA के अंदर लिखी गई हैं चीजें, उसके बाद जाके ये रेजोल्यूशन पास होगा। और यूरोपियन यूनियन की अगर पार्लियामेंट कलेक्टिव बोले तो डिफरेंट लोकेशंस पे आ जाती है। जैसे मेन वाली कहाँ पे आएगी, जहां पे उसके हेडक्वार्टर्स है, बेल्जियम, ब्रसेल्स, फ्रांस में भी है, मतलब जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स होते हैं वैसे भी देख लेते हैं, पर मेनली वहां पे ये पहले पास करी जाएंगी, फिर उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। और उसमें शायद मिड ऑफ 2026 या फिर एंड भी आ सकता है 2026 का, जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन होगी 2027 भी आ सकता है, टाइम लगेगा ना वहां पे भी रेजोल्यूशन को पास करते करते। तो ये अभी हर्डल्स भी हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो एक सुपर नेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है,
जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और स्पेशली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीस एस्टेब्लिश करना, और फ्रांस और जर्मनी राइवलरीज, तो उस टाइम पे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की बात करी थी। अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखोगे तो 1951 में एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है। मतलब ये कुछ ट्रीटीज हुई, कैसे ये यूरोपियन यूनियन की तरफ फॉर्मेशन होती चली। फिर 1951 में सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट हुई यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की। मतलब मेन एम्फेसाइज सिर्फ कोल और स्टील के ऊपर था। 1957 में आप देखेंगे ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो ये आपको पता लग रहा है यहाँ से मेनली इकोनॉमी के सेक्टर में था, और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में था। उसके अलावा 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है। आपको पता ही है क्या फॉर्म हुआ था यहाँ पे, यूरोजोन। और यूरोजोन में अभी के टाइम पे 21 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें 21st पे ऐड हुआ है बल्गेरिया की एडिशन हुई है। और यहीं पे याद रखना, पहले यूके भी पार्ट हुआ करता था, पर 2020 में एग्जिट कर लिया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। फिर ये 28 से 27 पे नंबर आ गया था। अगर अब आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ आयरलैंड है और आयरलैंड दोनों ही ऑप्शन में है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कौन सा नहीं है? नॉर्थ आयरलैंड, वो पार्ट नहीं होगा। आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। फिर उसके बाद मेन एम क्या था? तो सिंगल इंटरनल मार्केट होगी। और ऐसा नहीं है कि सारे यूरो, देखो यूरोजोन की जब बात होगी तो वहां पे ऑफिशियल करेंसी कौन सी आ जाएगी? यूरो। जब यूरोपियन यूनियन की बात होगी यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज आ सकती हैं। उसके बाद फोर फ्रीडम्स का मतलब है 4 सेक्टर्स मेनली फोकस करेंगे। एक तो आगे गुड्स, दूसरी आगे सर्विसेज, तीसरी आ जाएगी कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल सारा इसमें कवर्ड रहेगा, और साथ में पीपल टू पीपल टाइज। तो इन 4 सेक्टर्स के ऊपर मेनली यूरोपियन यूनियन ने फोकस करा था। सिंगल मार्केट और साथ में कस्टम यूनियंस, जो कस्टम ड्यूटीज आप पढ़ते हो, जब ट्रेड करते हैं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर जो लगाई जाती है उनके ऊपर फोकस किया। कुछ बॉर्डर फ्री ट्रेवल वीजाज भी अलाउ करेंगे, और उसको बोल दिया शेंगन एरियाज। अब देखो यूरोपियन यूनियन पे जहां पे 27 कंट्रीज हैं, शेंगन के अंदर आपको 29 कंट्रीज मिल जाती है। थोड़ा सा याद रख लेना, फॉर एग्जाम्पल 4 जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आपको शेंगन के अंदर मिलेगी, वो कौन कौन सी हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंस्टेनस्टीन, ये आपको शेंगन के अंदर भी मिलेंगी। बाकी लिस्ट मैंने अटैच कर दी हुई है। ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज आ जाएंगी। 4 जो नॉन मेंबर्स बताया यूरोपियन यूनियन के पर शेंगन में है, वो आपने ध्यान में रख लेने हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, ऑस्ट्रिया आ गया। बी से 2 ही कंट्रीज हैं, वन इज बेल्जियम और दूसरी है बल्गेरिया। सी से अगर देखोगे 3 कंट्रीज आ जाएंगी, क्रोएशिया, साइप्रस और चेक रिपब्लिक। अब देखो ये जो साइप्रस है, क्रोएशिया है, इनको आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। रीजन, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करा था यहाँ पे, तो शायद ऑप्शन में आपको दे दिया जाए। याद रखना ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। फिर आ गया डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ये भी आ जाएंगे। जर्मनी एंड ग्रीस, ये तो आएंगे ही आएंगे। आफ्टर दैट हंगरी, आयरलैंड। ये देख लो, ये वाला आपने ध्यान से सुन लेना है। यूके ने एग्जिट ले लिया था 2020 में, तो ब्रेग्जिट हुआ, तो नॉर्थ आयरलैंड अगर ऑप्शन में दिखे वो कट कर देना है। आयरलैंड इज मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इटली आ गया, लातविया, लिथुआनिया। अच्छा ये देखो, ये जो एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, इनका तो ELL, वो सिंगिंग रेवोल्यूशन की तरह आप सुनते हो उसको, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। फिर उसके बाद लग्जमबर्ग आ गया। देन देयर इज माल्टा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ये भी न्यूज में बन रखा था, जब बेलारूस से और रशिया से बड़े सारे लोग आ रहे थे और इनको पैसा पकड़ा रहे थे, सिटीजनशिप ले ले रहे थे। ठीक है, तो माल्टा भी ध्यान में रखना। और उसके बाद आता है नीदरलैंड, देन पोलैंड, पोर्तुगल। पोर्तुगल इंपॉर्टेंट है दोबारा से, क्योंकि अभी जो कोस्टा आए हैं वो भी पोर्तुगल के ही हैं। और साथ में आपने जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का भी मेंशन करा था, तो वो तो हिस्टोरिक रिलेशन रहे हैं। रिलेशन भी क्या ही बोलेंगे, जो पोर्तुगल कम्युनिटीज थी वो कहाँ पे रहती थी? गोवा के अंदर। तो ओवरसीज सिटीजन जो शिप होती है इंडिया की, वो दे दी जाती है उन लोगों को जिनके एंसेस्टर रहे होते हैं इंडिया के अंदर। और टाइम पीरियड काउंट होता है आफ्टर 1947। और 2005 से ये वाला कार्ड देना शुरू किया था। याद करो ट्राइनिडाड एंड टोबैगो वाला, उनकी भी 5th जनरेशन को क्या दिया था? OCI कार्ड होल्डर्स वो प्रोवाइड कर दिए थे। वोटिंग के लिए अलाउड होते हैं ये? नहीं होते। गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हैं? नहीं होते। तो मतलब जो मेन से राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही एक्सक्लूसिवली दिए जाते हैं, OCI वाले उसमें काउंट नहीं होते। देन देयर इज रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, दोनों सेम से ही नाम है, इनको भी याद रखना। और स्पेन एंड स्वीडन, ये 27 मेंबर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। शेंगन की ये वाली लिस्ट आ जाएगी। मैक्सिमम आपको कॉमन ही मिलेंगे, पर 4 वाले याद रख लेने आपने, जो नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर है पर दे आर मेंबर ऑफ शेंगन। शेंगन के अंदर वो काउंट होते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया, सबसे पहले ऑस्ट्रिया ही पढ़ा ना आपने यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। यस। बेल्जियम, बल्गेरिया, जोर से बोलो थोड़ा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक,
एक यहाँ पे मिस है, कौन सा, साइप्रस, तो वो शेंगन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो एलिमिनेट करने का तरीका देख लेना। बाकी डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, नो किसने बोला, जर्मनी भी है, पीछे देखा ना यूरोपियन यूनियन में, ग्रीस भी है, हंगरी भी है, आइसलैंड यूरोपियन यूनियन में था, कितने बोलते हैं यस, सिर्फ आयरलैंड था, आइसलैंड नहीं है। पीछे क्या लिखा था, 4 ऐसे नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर जो शेंगन के मेंबर हैं, तो ये 4 तो याद रख ही लेने हैं। शेंगन वीजा फ्री, बॉर्डर फ्री ट्रेवल कर सकते हैं आप। इवन जो डंकी रूट्स के थ्रू भी जाते हैं वो सबसे पहले इसी के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर जगह मिल जाए। ये ओसीआई लास्ट में मैंने ऐड करा है, उसमें करें उसको डिस्कस, किसके नहीं, फिर वीजा फ्री हो गया ना कि आप आ जा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। हाँ, यही बेनिफिट होता है। और इंडियन लीनियज थी, इस वजह से कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंस्टेनस्टीन, ये 4 कंट्रीज हैं जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, जो शेंगन के मेंबर हैं, तो ये तो ध्यान में रखना ही है। आफ्टर दैट इटली, ये दोनों का ही मेंबर आ गया। लातविया, लिंस्टेनस्टीन, ये नहीं आएगा, ठीक है, तो लिंस्टेनस्टीन और दूसरा आपने देखा आइसलैंड, ये यूरोपियन यूनियन में नहीं देखे आपने। देन लिथुआनिया, ये है लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, नॉर्वे नहीं आएगा, नॉर्वे में आपने देखा कि नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री है जो कि पार्ट है शेंगन का। रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड नहीं आएगा, स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का है ना ही नाटो का है, ये दोनों का ही मेंबर नहीं है, पीसफुल, तो ये आ जाएंगे आपके शेंगन के मेंबर्स, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं आए जो यूरोपियन यूनियन के अंदर थे, जैसे एक देखा आपने मिसिंग है यहाँ से, साइप्रस, साइप्रस यूरोपियन यूनियन के अंदर देखा ना, साइप्रस कहां पे लिखा था, सी, साइप्रस, और बाकी सारे ही हैं लगभग इसमें इंक्लूडेड हैं, 4 वाले आपने ध्यान में रखने हैं, तो ये टोटल 29 है। और इस तरफ अगर लिंस्टेनस्टीन यहाँ पे दिखा आपको, नहीं है, लिंस्टेनस्टीन नहीं है, वो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री है। देखो एलिमिनेट तो आपने करना है पेपर के अंदर, पर थोड़ा सा आइडिया लगा के वो 4 याद रख ही लेने हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, अभी याद मत करना इनको। अब देखो हु गेन्स व्हाट और व्हाट नेक्स्ट, मतलब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो उससे पहले कितने कितने ड्यूटीज इंपोज करे जा रहे थे, वो उसका चार्ट लिखा हुआ है, पर उससे भी पहले हमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, फिर बस आपने ये चार्ट देख लेना है। ज्यादातर चीजें जैसे आपको दिख रही होंगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पहले 26% लग रही थी अगर जो ड्यूटीज थी, अब कितनी कर दी गई हैं, 0%, मतलब फायदा तो होगा, तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर। वहीं पे यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन कौन सी कैटेगरी में आप पढ़ते हो, डेवलप, और ज्यादातर जो चीजें इंडिया खरीदेगा वो लग्जरियस होंगी, महंगी मिलेंगी हमें, तो आप देखना यहाँ पे 110% है, यहाँ पे नेग्लिजिबल तो नहीं है, पर कुछ रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। 110 से इसको कर दिया 10%, 150 से कर दिया 20% टू 30%, मतलब इस साइड आपको कम मिलेंगे जीरो वाले। रिडक्शन जो करी गई है, 99% जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया की, उनको प्रेफर करा है कि एलिमिनेट ही कर देंगे जो ड्यूटीज इंपोज करी जाती है। यहाँ पे 97 टू 99% तक की आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी यूरोपियन यूनियन के फेवर में। तो इस पे आते हैं, पर पहले प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की बात करी गई है, सबसे पहले आया ना ब्लू रमन, जो सबमरीन केबल्स का मेंशन करा गया था, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है जितने भी पार्टनर्स हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियंस के, तो उस पे बोला। और साथ में बोला कार्बन इंटेंसिव शिपिंग फ्यूल्स, फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन जर्मनी के साथ भी जब आपने डील पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा था, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तो फ्यूल को हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन शो करने की ट्राई कर रहे हैं। शिपिंग के केस में भी हैवी फ्यूल्स यूज होते हैं जिससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। देन उसके बाद अब देख लो थोड़े से सेग्रीगेटेड सेगमेंट्स क्या क्या आएंगे, तो ये इंडिया को अगर देखोगे तो 4th नंबर पे हम लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाएंगे, वहीं पे अगर यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाएंगे। इसी वजह से बोला जा रहा है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो मदर है सारी डील्स की, तो इतनी बड़ी इकोनॉमीज आपस में जुड़ने गई, तभी वो बार बार बोला जा रहा था। सबसे पहले की पिलर्स, मार्केट एक्सेस, कौन कौन सी गुड्स की एक्सेस यहाँ पे इंक्रीमेंट होती हुई आपको दिखेगी। अराउंड 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट होंगे उनको प्रेफरेंशियल एंट्री मिल चुकी है। प्रेफरेंशियल मतलब सारी गुड्स नहीं, कुछ को प्रेफर करा गया, तो 99% ऐसी गुड्स आपको दिखेंगी जो प्रेफरेंशियल हैं। अभी 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स आएंगे आगे, पहले इनको शॉर्ट फॉर्म में देख लो। उसके बाद नेक्स्ट है 75 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट आपको दिखने को अब मिलेगा जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से इंपोज कर दिया जाएगा। जीरो ड्यूटी बेनिफिट पीछे दिखाया मैंने आपको, जब आपने टेबल देखा तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जहां पे 0% कर दी है, रिडक्शन बिल्कुल ही 0 कर दी हुई है। कौन कौन से सेक्टर थे,
तो अगर एग्जाम्पल देखोगे प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, बेस मेटल, एप्रिल, देन देयर इज रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप्स, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, फर्नीचर वगैरह इंक्लूडेड है अगर मोटा मोटा बोलें, लास्ट में ये दोबारा से देखना है टेबल। तो इसमें क्या किया गया है, जीरो ड्यूटी बेनिफिट ऐड कर दिए हुए हैं, 0% आपने बिल्कुल देखा। देन देयर इज सेंसिटिव सेक्टर एंड उनको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करें हैं, जैसे कि डेयरी सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, जिनके लिए मार्केट एक्सेस नहीं थी वो भी अब इसके अंदर एप्लीकेबल है। तो मतलब बड़े सारे बेनिफिट्स ऐसे देखने को मिलेंगे आपको जो इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये तो आ गई गुड्स वाली मार्केट एक्सेस। दूसरी तरफ आप देखेंगे सर्विसेज और डिजिटल ट्रेड बूस्ट। अब इसमें एम्बिशियस एक्सेस है 144 सेक्टर्स की इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे कि बोला, माइग्रेशन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, वो चाहे से H1B वीजा कहाँ पे पड़ा था आपने, यूएस का, टफ कर दिया था इंडियंस के लिए कि आप वहां पे आए स्टेम वाली फील्ड के अंदर। तो इनको बोला गया है कि माइग्रेशन हम ईज कर देंगे टूवर्ड जर्मनी या फ्रांस, किसी भी कंट्री में अगर आना है यूरोपियन यूनियन के रिस्पेक्ट में। तो आईटी सेक्टर आ गया, या फिर सर्विसेज जिसमें इंक्लूडेड है फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो सेक्टर भी आएगा, फाइनेंस आ गया, एजुकेशन आ गया, तो ये सारे सेक्टर्स इंक्लूड करे गए हैं। डिजिटल फोकस अगर देखें तो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो करेगा, सबसे पहले वही फोकस किया, इवन सबमरीन केबल्स वो सारी आपने देखी। देन आता है एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इसमें भी एनहांसमेंट होती हुई आपको दिखाई देगी। फिर आता है फ्यूचर रेडी मोबिलिटी एंड टैलेंट। सबसे पहले तो स्किल्ड प्रोफेशनल, अब ये है तो वैसे पॉजिटिव नोट पे ही कि इंडियन जाएंगे, बेटर एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी, पर दोबारा से कहीं ना कहीं टैलेंट ड्रेन होता हुआ आपको दिखाई देगा फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, कईयों का सुना होगा आपने, वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं, या थोड़े टाइम के लिए बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। एंड फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोऑर्डिनेशन, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसने अपनी हायर एजुकेशन को अकम्प्लिश करा किसी भी यूरोपियन यूनियन में कंट्री में जाके, लेट्स से जर्मनी में, तो उसको 8 या 9 महीने का टाइमलाइन दिया जाएगा कि आप काम भी कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर ठीक लगेगा तो वो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वहां पे भी वो रह सकता है। तो सारी यहाँ पे चीजें ईज करी गई हैं। स्ट्रेटेजिक एंड इमर्जिंग कोऑपरेशन, सबसे पहले आता है CBAM। अब ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसमें जो भी चीजें बन रही है, वेदर इट इज स्टील, वो चाहे आयरन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर एल्यूमिनियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए, पर इसको इम्पोज कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। कब से किया? 1 जनवरी इस 2026 के ही। अभी एक और रेगुलेशन लेके आ रहे हैं ये डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, वो अगले साल के लिए बोला हुआ है कि कोई भी चीज अगर आपने ऐसी बनाई है जिसमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी आपको, तो आपको सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो CBAM है, बहुत सी कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखें, एक तो कार्बन उस क्वालिटी का नहीं है, मतलब जो कोल यूज हम करते हैं उतनी क्वालिटी का नहीं है, फिर हमें बहुत सारा खरीदना पड़ता है, एमिशन हमारी कंट्री में होते हैं। और यूरोपियन यूनियन में आप अगर देखेंगे, जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो रीयूज भी कर रहे हैं, मतलब जो स्क्रैप, जो वेस्ट हो चुका था स्टील, उसको दोबारा से भी यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो बाकी की कंट्रीज भी हैं CBAM को फॉलो करें, मतलब आपको कार्बन एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आप जब उसको एक्सपोर्ट करोगे और दूसरी कंट्री आपसे इंपोर्ट करेगी, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, तो आपको नहीं तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अगर कार्बन एमिशन हुए थे उसको बनाते हुए। तो CBAM इंडिया के लिए तो ये चैलेंज रहेगा ही रहेगा। इवन सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी, सैनिटरी मतलब साफ सफाई से रिलेटेड बातें हो रही हैं, मीट का भी एक्सपोर्ट हो जाता है, तो कई बार उसमें बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया। यूरोपियन यूनियन ने वो चीज भी बोली है कि स्टैंडर्डाइज ही हमारी तरफ आए। फाइटोसैनिटरी, ग्रेन्स जा रहे हैं, प्लांट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जा रही है, उसमें पेस्ट नहीं होना चाहिए, डिजीज नहीं होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड भी इंश्योर करने पड़ेंगे। इंडिया में उस चीज की दिक्कत रही है हमेशा से ही, हम कर देते हैं गड़बड़ी इन केसेस में। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी, ठीक है, सैनिटरी वर्ड एंड फाइटोसैनिटरी। देन टेक कोलैबोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करी हुई है। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन, इसमें इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज भी आएगा। जैसे आपको मैंने वो स्टोरी सुनाई थी हल्दी वाली, हुआ क्या, यहाँ पे पता था सभी को कि हल्दी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपको चोट लगी है, दूध के अंदर मिक्स कर लो, जल्दी हील होगी, तो हीलिंग की प्रॉपर्टीज हैं। जीन्स चुरा लिए गए थे, बाहर की कंट्री में ले गए और वहां की वीट के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, अचानक से वीट भी क्या प्रोड्यूस करने लगी, हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो वैसी पायरेसीज होती हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं इसको, बायोलॉजी की जो पायरेसीज होती हैं। यहाँ पे बोला कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन करी जाएगी। इंटेलेक्चुअल
मतलब किसी ने अपना दिमाग यूज करके वो बनाया, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर आपने बनाया है, आप ही का नाम उसके साथ जुड़ेगा। इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। अब इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों लिखा है? क्योंकि इंडिया में ये भरपूर आपको मिलेगा। मतलब आयुर्वेदा का भी कहीं ना कहीं मेंशन करा गया। तो ये ब्रॉड से पिलर्स हैं जिनके ऊपर बातचीत करी गई ड्यूरिंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लग्जरियस कार्स का जो सेक्शन है उसको अलग से देखेंगे, पर ये मोटी मोटी बातें हैं जिनके ऊपर फोकस करा गया है। मतलब अगर पेपर में आता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो ये वाले पिलर्स रहेंगे जिनको आपने मेंशन करना ही करना है। अब देख लेते हैं एविएशन डायलॉग। अभी आपने देखा कि 0% ड्यूटी इंपोज कर दी गई है। एयरक्राफ्ट देखे, शिप्स देखे, रेलवेज देखे। तो सबसे पहले एविएशन डायलॉग आ गया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने जो साइन करा हुआ है, ताकि मार्केट कोऑपरेशन और ज्यादा स्ट्रेंथन करी जा सके। डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी को एक्सपांड करना है, बीच बीच में कई फ्लाइट्स रुक के भी जाती हैं, डायरेक्ट एक्सपांशन उसमें भी बोली हुई है। ग्रीन एविएशन की तरफ जाना है, दोबारा से फ्यूल को हाईलाइट करा, क्योंकि इससे भी ठीक ठाक पॉल्यूशन होता है। जो जेट इंजन में आप फ्यूल यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में फ्यूल यूज करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन करने की बात करी है। शॉर्टकट में लिख लेना एविएशन डायलॉग। मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी है, एरोप्लेन से रिलेटेड जितनी भी कोऑपरेशन है, उसके ऊपर फोकस किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एविएशन सेफ्टी एग्रीमेंट। अभी आपने सुन ही लिया, अब तो सारा क्या हुआ, ठीक है। तो दोबारा से एविएशन के ही ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा था। कईयों ने तो खैर पायलट्स के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दिया, पर वो एविएशन के सेफ्टी कंसर्न थे। तो यूरोपियन यूनियन के साथ एविएशन सेफ्टी पे भी फोकस करा हुआ है। नेक्स्ट, ट्राइलेटरल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। अब यहाँ पे ट्राइलेटरल मतलब इंडिया, यूरोपियन यूनियन और कोई भी तीसरी कंट्री या कोई भी तीसरा कॉन्टिनेंट। वो एशिया से हो सकती है या अफ्रीका से हो सकती है, इंडो पैसिफिक रीजन से हो सकती है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो सकती हैं, बांग्लादेश वगैरह आ जाएंगे, श्रीलंका, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। देन आइलैंड कंट्रीज हो सकती हैं, जैसे फिजीलैंड आ गया, मॉलदीव्स आ गया, सेचेल्स आ गए। तो तीसरी वाली कंट्री कोई सी भी हो सकती है या कोई कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो उधर क्या बोला है? तो सबसे पहले तो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन पे फोकस करने को बोला है। एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन मोबिलिटी और डिजिटलाइजेशन, हर सेक्टर के अंदर। और एक जगह पे जहां फोकस करा गया है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और टारगेट रखा हुआ है, आपको ये वाला टारगेट याद रख लेना है, 2030 तक का 1000 गीगावाट की एनर्जी जनरेशन की बात करी गई थी अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें आप देखते हो जहां पे सूर्य की किरणें ठीक ठाक पड़ती हैं उन कंट्रीज को इंक्लूड कराए। और ये इनिशिएटिव 2015 में लिया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और किन किन की कोऑपरेशन? फ्रांस, इंडिया और फ्रांस। तो फ्रांस इज मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। जर्मनी हो गया, नीदरलैंड है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल सोलर लाइंस का पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। कईयों ने रेटिफाई भी करा है, कई अभी सिग्नेटरी ही हैं। तो ये टारगेट याद रख लेना, 2030 तक का बोला हुआ है। 1000 गीगावाट तक की एनर्जी हम सोलर पैनल्स का यूज करेंगे। और कौन से सोलर पैनल? जो इस ISA प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और बाकी ये छोटे छोटे टारगेट जो अकम्प्लिश करे हैं, ये 2022 का यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अब तो पुराने हो गए, पर याद रख लेना फिर भी 175 के आसपास था। और इंडिया के अंदर अगर देखें तो इसी अलायंस के अंदर 20 गीगावाट्स तक की एनर्जी प्रोड्यूस करी थी बाय यूजिंग सोलर पावर। और ये टारगेट फ्यूचरिस्टिक है 2030 का। पर इसमें एक चीज है, एक कंडीशन बोली हुई है कि अगर ये टारगेट हमें अचीव करना है तो उसके लिए अराउंड $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तभी हम इसको जल्दी अचीव कर सकेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस गोल को अटेन करने के लिए। तो ISA का स्पेशल मेंशन यहाँ पे करा गया। देन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, शुरू में बोल दिया कि डिजास्टर वाली ट्रेजिडीज लगभग हर कंट्री में ही होती है, तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा? CDRI, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बनाए कि कम से कम नुकसान हो सके, क्योंकि जब अर्थक्वेक आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो होएगा ही। वहां पे डिपेंड करता है कितने हाई वो अर्थक्वेक था, पर फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। और सबसे जो मेन हाईलाइट करी इन्होंने चीज, दैट इज अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। पहले से ही वार्निंग प्रोवाइड करी जा सके, तभी तो इतनी सारी सैटेलाइट्स का लॉन्च करा जाता है, ताकि अर्ली वेदर, यही तो बोला था ना वेदर सिस्टम के अंदर भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, कि पहले पता लग जाए कब ये साइक्लोन हिट करने वाला है। तो यहाँ पे यही बोला कि जो भी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स होंगे हम पहले ही उनको वार्निंग्स प्रोवाइड कर देंगे अगर कोई भी आपदा आती है। कौन कौन से एरियाज प्रायोरिटाइज होंगे? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, मालदीव, सेचेल्स, मॉरिशियस, वो सारे आ जाएंगे जितने भी आइलैंड्स आप सुनते हो। इसके बाद तुवालू, द इंपॉर्टेंट वन, जिसको बोला था, कौन सी ट्रीटी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ?
फेलेपिली ये आ सकती है पेपर में, इसको ध्यान में रखना। और लीस्ट डेवलप कंट्री, बांग्लादेश वगैरह आ गए जैसे, तो उन कंट्रीज को भी बोला है कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कभी डिजास्टर हो जाता है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। इंडिया काफी ज्यादा एक्टिव रहता है इन चीजों में भी। देन नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन और G20 दोनों ही केसेस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे। मल्टीलेटरल, मल्टी मतलब मैनी एंड लेटर मतलब डिफरेंट एम्स, एम्बिशन, ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। हाँ जी, ऑनलाइन बिल्कुल। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे आएंगे इंटरनेशनल सोलर लाइंस के? ठीक है, गुड जी बबीता, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, दिव्यदीप नोट्स तो मिलेंगे ही आपको। अभी सुन लो ध्यान से, नोट्स तो मिलने ही है ग्रुप में, पीपीटी भी जाएगी, पीडीएफ भी जाएगी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की बात करिए और फिर से वही वाली बॉडी हाईलाइट हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की थोड़े से रूल्स स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है। ग्लोबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा जो फोकस करा गया वो सेविले कमिटमेंट पे किया गया। ये लोकेशन है आपकी स्पेन में, बिल्कुल सदर्न एंड पे लोकेटेड है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, आपको याद होगा जर्मनी ने भी बोला था सेम कि जो लोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो फाइनेंसिस के अंदर कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे कंडक्ट करी जाएंगी। ये जो एक्शन प्लान था ये मेनली इसीलिए लिया गया था कि फाइनेंसिस के अंदर रिफॉर्म्स करे जा सके और डेवलपमेंट भी कौन से वाली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच करी जा सके, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तभी आप देख रहे हो कि जो ड्यूटीज हैं इंडिया के केस में ज्यादा 0.000% आपको दिखी, पर उस तरफ अगर देखोगे 10%, 20%, 30% ये वैल्यूज भी आपको दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि वो डेवलप नेशन है, डेवलपिंग नेशन के लिए ज्यादा ईज आप देखोगे। आफ्टर दैट क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड ओशंस, तो बथेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, पेरिस एग्रीमेंट होता है। पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? 16 हाँ, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, नहीं नहीं 16 है, 15 में इंटरनेशनल सोलर लाइंस है आपका। ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आउटकम और एनडीसीज, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। देखो 3 टर्म्स हैं, नेशनली और दूसरा लिखा है डिटर्मिन्ड और तीसरा है कंट्रीब्यूशन। हर एक कंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अपना अपना कुछ टारगेट रखती है कि हम कितना शिफ्ट करेंगे टुवर्ड ग्रीन ट्रांजिशन, मतलब कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे। ये टारगेट्स रखे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, हर 5 साल के अंदर देना पड़ता है कि कितना आपने अचीव करा टारगेट्स को। और अजीब सी बात यह है कि मैक्सिमम कंट्रीज इस चीज को अचीव नहीं कर पाई हैं, तो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अभी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 हुई थी तो क्या बोला था कि इसको भी डिजिटलाइज कर देंगे, ऑनलाइन ही आपने सारा ये सबमिट करना है अब, एनडीसीज। और इसके अलावा सपोर्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें 2 चीजें टारगेट करी गई थी कि 2030 तक जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है हमारा उसको रिवर्स करना है, नंबर 1 टारगेट। और दूसरा लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050, कि जो नेचर है उसको दोबारा से हम रिवाइव कर देंगे और 2050 तक सब सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये 2 टारगेट लिए गए थे इस वाले फ्रेमवर्क के अंदर। एडवांस द ग्लोबल वाटर एजेंडा, वाटर की प्रॉब्लम हर जगह पे ही है, पॉल्यूशन हो वो चाहे से ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो, उसके ऊपर फोकस किया। और लीगली बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत सारी हुई। लास्ट आपको याद होगी एक ओशन के ऊपर भी कॉन्फ्रेंस करी गई थी फ्रांस के अंदर, नाइस एक लोकेशन है वहां पे ये मीट हुआ था। मतलब किस चीज को टैकल करना है, प्लास्टिक की जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है इमर्ज कर रही है उस पे। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का नेट जीरो फ्रेमवर्क, इवन इंडिया ने भी बोला है 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है, नेट जीरो एमिटर बनाना है। और 2070 तक तो पूरा कार्बन एमिशन फ्री हो जाना है, हमको नेट जीरो एमिटर बन जाना है। पहले ग्रीन हाउस गैसेस को ही फोकस किया हुआ है। तो ये वाला सारा अमृतकाल विजन 2047 विकसित भारत वाला वो चीज हाईलाइट करा। देन हेल्थ कोऑपरेशन, हेल्थ सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की बात करिए अगेन ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में। और नेक्स्ट इज ओशन एंड फिशरीज, ये आपने देख लिया, गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है। डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, दोनों कोऑपरेट करेंगे इसमें भी। और ह्यूमन सेंट्रिक एआई अप्रोच रहेगी, बहुत सारी अनएथिकल चीजें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रही हैं, वो भी टैकल करा जाएगा, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रहेगी। और इसके अलावा सक्सेसफुल एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ था न्यू दिल्ली में, होगा भी न्यू दिल्ली में, दैट इज फेब 2026। इसमें मेन बातें यही करी जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जा सकता है, कैसे इसके अनएथिकल यूसेज को रोका जा सकता है। ह्यूमन राइट्स ये आ गया, वहीं पे ह्यूमैनिटेरियन के साथ भी। और स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया गया है कि हम भी एक ग्लोबल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। आजकल आप एक टर्म सुन रहे होंगे बार बार, दैट इज थर्ड
ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का मतलब है 2 ऑर्डर तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो तीसरा ऑर्डर भी एक जनरेट करना पड़ेगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन को बार बार हाईलाइट करा जा रहा था कि क्योंकि दोनों ही तरफ आप पॉपुलेशन देखोगे, इकोनॉमी देखोगे, ठीक ठाक आपको मिलेगी। एक तरफ 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन इंडिया, वहीं पे 650 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया को देखोगे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो मतलब एक बड़ा कोऑर्डिनेशन है। देन आते हैं दूसरा माइग्रेशन के ऊपर, जो स्टूडेंट्स के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये सर्विस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और ऐसा सेक्टर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस पे भी फोकस करेंगे। सेफ, रेगुलर और ऑर्डरली माइग्रेशन, डिलेज ना हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करी जाएंगी। वर्किंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहेंगी। अगर यूरोपियन यूनियन की बात कर रही है तो 27 कंट्रीज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो आपने पीछे देखे। यहाँ पे डेटा बताया हुआ है कि अभी आपने जैसे यूएस का सुना था H1B वीजा को लेके रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर, तो बोला कि 1.2 लाख इंडियन स्टूडेंट अभी के टाइम पे यूरोपियन यूनियन में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें ईज हो जाती हैं तो और माइग्रेशन आपको दिखेगी यहाँ पे। जर्मनी अराउंड 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स को होल्ड कर रहा है आज के टाइम पे, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं यूरोपियन, स्पेशली इन द कंट्री जर्मनी। 8 लाख इंडियंस आपको वहां पे मिलेंगे और यूरोपियन यूनियन में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल की भी बात कर दी। तो ये सारा डेटा बताया, ये इंडिया ने खुद हाईलाइट करा, जो इंपॉर्टेंस शो करता है इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन की। वैसे ये अच्छा तो है डेटा, मैंने आपको शुरू में बताया। थोड़ा नेगेटिव भी रहता है कि इंडिया से इतना ज्यादा ड्रेन आउट आपको टैलेंट का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज बजट। अगर देखो, अच्छा, एक हॉरिजॉन यूरोप नाम का इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का ही। इनका जो बजट है दैट इज अराउंड 95.5 बिलियन यूरोस का। इसमें किया क्या जाता है? लार्जेस्ट पब्लिक रिसर्च फंडिंग ये इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड का। नाम से पता लग रहा है ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं? रिसर्च, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंडर थ्रू हॉरिजॉन यूरोप प्रोग्राम। हेल्थ, क्लीन एनर्जी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, जो आज के टाइम पे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं उसकी रिसर्च वगैरह के ऊपर ये फोकस करता है। और जो रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलता है। यूरोपियन यूनियन पे इन्हीं चीजों पे तो काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। इवन कोल गैसिफिकेशन जब आपने पढ़ा था, वहीं से तो कैपेसिटी बिल्डिंग आ रही है टूवर्ड इंडिया। तो इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हॉरिजॉन यूरोप प्रोग्राम। यूरोप की श्रिंकिंग वर्कफोर्स, अब वर्कफोर्स जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर वो भी श्रिंक कर रही है, मतलब लेबर नहीं है उतनी, पर वहीं पे इंडिया को देखोगे लेबर इंटेंसिव है, तो माइग्रेशन तो होगी पर स्किल्ड माइग्रेशन आपको लेबर की दिखाई देगी। और उसके अलावा इंजीनियर्स हो गए, केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ है, ड्राइवर है, तो ये सारी जो है आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन। उसके बाद आते हैं आफ्टर 2 डेकेड्स ऑफ नेगोशिएशन, ऐसे क्या फैक्टर्स रहे कि ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की नेगोशिएशन थी वो इतनी ज्यादा डिले हुई, तो उनके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट दिया हुआ है। सबसे पहले 2013, ये लास्ट टाइम जब नेगोशिएशन चल रही थी यूरोपियन यूनियन के साथ में, इंडिविजुअली बहुत सी कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस हुई हैं, ये स्पेशली बोला गया है यूरोपियन यूनियन के साथ में। 2013 में जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी, तो ध्यान रखना 2013 का टाइम है, नेगोशिएशन में बार बार ये फोकस करा जा रहा था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट्स सस्ती होंगी अपनी कंट्री में तो ऑब्वियस सी बात है जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको ठीक ठाक कंपटीशन मिलेगा। तो उन चीजों के ऊपर आके ही अड़ जाती थी बात कि हम नहीं करेंगे रिड्यूस, दूसरी कंट्री यूरोपियन यूनियन भी मना कर देता था, ये हॉल्ट चलता रहा, बीच में नेगोशिएशन ओपन होती थी, बंद हो जाती थी। 2013 के बाद 14 में क्या था? इलेक्शंस, तो इलेक्शन की वजह से ये बात बिल्कुल ही रोक दी गई, फिर उसके बाद ज्यादा फोकस किया ही नहीं गया। तो सबसे पहले तो अर्ली आउटलाइन अगर देखें, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। बोल रहे थे ना बार बार की डिप्लोमेसी देखो कितनी स्ट्रांग है, मदर ऑफ ऑल डील्स, जो साइन हो चुकी है फाइनली विद द यूरोपियन यूनियन। और मेन जो रीजन था, एक तो इंडिया के इलेक्शन और दूसरे सेंसिटिविटी ओवर ऑटो टैरिफ्स, जो इंडिया के अंदर भी कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं अगर बाहर से महंगी गाड़ियां सस्ती मिलेंगी अब इंडिया के अंदर, वो जो 110% लिखा था मोटर व्हीकल के लिए लिखा था, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल पहले कितना था? 110%, अब कितना लिखा है उसको? 10%, मतलब चिपर तो बिकेगी वो, चलो ठीक है करोड़ में होगी, पहले अगर 10 करोड़ था तो कितना आ जाएगा रिड्यूस होते होते? मतलब रिड्यूस तो हुआ ना, लग गया ना पता, रिडक्शन तो आपको देखने को मिलेगी। पर दिक्कत क्या है, इंडिया के अंदर भी तो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है जो इंडिया के अंदर बिल्ड हो रही है। तो ये हाईलाइट करा गया 2013 के अंदर कि जो डोमेस्टिक मार्केट होगी वो भी हिट हो सकती है अगर चिपर बिकेंगी यूरोपियन यूनियन की प्रोडक्ट्स इन इंडिया, स्पेशली व्हीकल्स। अभी आ रही हूँ गाड़ियों के ऊपर, वो एक फैक्ट था 2013 का, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सबसे पहले 2013 की ही बात हो रही है, अभी भी इलेक्शन का टाइम है,
तो इलेक्शन का टाइम है, आपको वोटर्स भी चाहिए होंगे, अचानक से आप उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन के साथ डील करते तो शायद डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर हिट करती तो उससे वोटर कहीं ना कहीं वो भी फ्लक्चुएट करता, तो वो ये डील्स नहीं करी गई थी। सेंसिटिविटी ओवर ऑटो टैरिफ्स, यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करवाना चाहता था इंडिया से, कि जब भी यूरोपियन यूनियन वाले इंडिया के अंदर गाड़ियों को लेके आए इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करें, जैसे अभी 110 से कहां पे पहुंचा दिया, 10% के ऊपर। तो वही चीज यूरोपियन यूनियन उस टाइम पे भी चाहता था। पर इससे हुआ क्या, इंडिया ने एक ही कंसर्न हाईलाइट करा कि इंडिया की डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो यहाँ पे मतलब ऑटोमोबाइल्स की बात करी गई है, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। ये 2013 की स्टडी है, ठीक है, क्यों ये नेगोशिएशन रोक दी गई थी उस टाइम पे। अब उसके बाद अभी क्यों जाके ये सक्सीड हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूएस और चाइना की राइवलरी। एक तरफ यूएस है खुद को सुपर पावर, और उधर आ गया चाइना, बोलता कि नहीं पोलर सिल्क रोड भी मुझे चाहिए क्योंकि मैंने भी सुपर पावर बनना है। तो दोनों की ये जो राइवलरी है, इसमें एक मौके पे चौके वाली बात होगी, ट्रंप का भी शॉकिंग रिएक्शन ही था, डायरेक्टली तो नहीं करी स्टेटमेंट, औरों से करवा देते हैं, तो कि ये गलत कर दिया यूरोपियन यूनियन के। और साथ में ये बोला कि यूएस ने बार बार इतनी ज्यादा हेल्प करी है यूरोपियन यूनियन की, डिस्पाइट इसके ये ध्यान नहीं रहा कि 10% टैरिफ उनको भी बोला था कि तुम पे भी लगा देंगे। तो ये जो चाइना और यूएस की राइवलरी थी, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर इंपैक्ट देखोगे, रुपी तो डेप्रिशिएट हुआ ही था। अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट मार्केट्स को हम एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएस इंडिया के लिए एक ऐसी कंट्री है जहां पे हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, यानी कि चीजें ज्यादा बेचते हैं यूएस को रादर देन उनसे खरीदें। पर ऑलरेडी हम टैरिफ से सफर कर रहे थे, पहले 25% लगाया, फिर उसके ऊपर और ज्यादा प्यूनिटिव जो लिवाए आपने पड़ी थी, पनिशमेंट के तौर पे लिवाए हम पे लगी थी कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, 25% और 50% तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम पे लगी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, और उसकी वजह से फिर पूरी की पूरी जियो पॉलिटिकल जो मार्केट्स है उनमें फ्लक्चुएशन आ जाती है। 59% के आसपास ये टैरिफ्स पहुंच चुके थे। तो ये भी अगर आप पे करने हैं तो उतना मुनाफा नहीं अपने को हो पाता। ऊपर से यूएस बोलता है कि हम डेवलप हैं, तुम डेवलपिंग हो, फिर तो ये बनता नहीं है वैसे इतना ज्यादा है हाई फाई जो टैरिफ है। तो इंडिया को सजेशन भी यही दिया जाता था कि आपको डिफरेंट मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखेंगे उतनी एक्टिव प्रेजेंस बन नहीं पाती। क्यों? किसका एक्टिव हैंड आता है? चाइना का आ जाता है, घूम फिर के वहां से भी निकलना पड़ता है। वियतनाम, कंबोडिया, थोड़ा बहुत ट्रेड मिलेगा पर वैसा नहीं है कि हम डिपेंडेंट हो जाए, उतने सरप्लस में नहीं आपको मिलेगा। यूरोपियन यूनियन में देखें, टेक्सटाइल हो गया, देन आपने एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा, देन शिप्स के पढ़े, तो उसमें हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन ठीक ठाक मार्केट मिल गई इंडिया को, 1.4 बिलियन प्लस 650 मिलियन की पॉपुलेशन यहाँ पे कोलैबोरेट हुई। उसके बाद शेयर्ड गोल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नंबर 1 इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये जो मार्केट्स का मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे हाईलाइट करी। उसके बाद EFTA और साथ में यूके के साथ भी हमने रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा था। यहाँ पे लिखा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें सिर्फ 4 ही मेंबर्स आते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंस्टेनस्टीन। ये 4 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने EFTA भी साइन कर रखा हुआ है। थोड़ा पुराना है पर यहाँ पे भी हमने ये साइन करी हुई है चीजें। अब आते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ध्यान से सुनते चलना। ये वाला जो सेगमेंट है ये इंडिया के केस में है, ये वाला सेगमेंट यूरोपियन यूनियन के केस में है। ये वाला पार्ट जो होगा ये बिफोर FTA बताएगा, मतलब जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था तो कितनी ड्यूटीज लगनी है इंडिया के ऊपर। और ये वाला सेगमेंट सेम फॉर यूरोपियन यूनियन रहेगा। पहले इंडिया का देख लो, कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे। मरीन सेक्टर आ गया, केमिकल सेक्टर है, लेदर फुटवेयर सेक्टर है, प्लास्टिक एंड रबर, टेक्सटाइल एंड एपरल, बेस मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेलवे एयरक्राफ्ट शिप्स, और साथ में फर्नीचर एंड लाइट कंज्यूमर गुड्स, टॉयज हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं। पहले वाली जो ड्यूटीज आप देखेंगे वो अराउंड 26%। ड्यूटीज में भी यहाँ पे ज्यादा फोकस टैरिफ्स पे किया जाता है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं। 12.8% है, 17% है, 6.5%, 12%, 10%, 4% और सो ऑन। अभी अगर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में कितनी कर दी, 0% कर दिया हुआ है। मतलब आपने याद नहीं करनी है वाली वैल्यूज की पहले कितनी थी अब कितनी है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे, वो जो लिखा था कि 99% प्रेफर्ड गुड्स हैं जिनके ऊपर 0% ही ड्यूटी कर दी हुई है यूरोपियन यूनियन ने, उस चीज को बोला मैंने। तो 26%, 12.8%, एक दो का एग्जैक्ट याद रख लेना ताकि डेटा अच्छा मिल जाए आपको लिखने के लिए। तो इनके ऊपर कर दिया 0%। साथ में बोला इंडिया की लेबर इंटेंसिव जो एनुअल एक्सपोर्ट अब देखने को मिलेंगे वो 35 बिलियन US डॉलर तक के जाएंगे, मतलब ठीक ठाक बेनिफिट होगा। दूसरी तरफ आ जाओ यूरोपियन यूनियन की तरफ। सबसे पहले मोटर व्हीकल, वाइन, स्पिरिट्स, बियर, ऑलिव ऑयल, कीवीज एंड पियर्स, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, फार्मा, प्रोसेस फूड,
ब्रेड आ गया, बिस्किट आ गया, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड, ये सारी प्रोडक्ट्स है। पहले अगर देखोगे ड्यूटीज 110%, जैसे मोटर व्हीकल पे, वाइन पे देखोगे 150%। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, प्रीमियम एंड मीडियम। इस पे प्रीमियम वाली पे 20% कर दिया, मीडियम वाली पे 30% कर दिया। मोटर व्हीकल्स पे देखोगे 110% था पहले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा अप टू 10%, रिडक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्पिरिट्स के केस में 150% था, अब देख रहे हो 40% तक वो रिड्यूस कर रहा है। तभी बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या तो जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल, या फिर लगेगा कुछ पर ड्यूटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद 110% बियर पे ये 50% पे आ चुका है। ऑलिव ऑयल 45%, 0%। यहां से याद आया वाइन का केस। नासिक में जो आपको फार्मर्स मिलते हैं, ठीक ठाक ग्रेप्स ग्रो करते हैं जो वाइन मैन्युफैक्चरिंग में यूज करे जाते थे। 2013 में उन्होंने भी एजिटेशन शो करी थी कि अगर आप ये सारा करोगे तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे हिट करेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन्स होती हैं, आपको पता ही है वो चीजें। तो वो चीज ना हो, प्रोटेस्ट ऐसे एजिटेट ना हो, तो उस करके भी ये उस टाइम पे टॉक्स नहीं करी गई थी, 2013 का जो टाइमलाइन था। तो अब ये रिड्यूस कर दिया गया। देन कीवीज एंड पेयर्स, इस पे 10% तक ले आए। अब देखो यहाँ पे साइड में कुछ लिखा है ब्रैकेट में, जैसे कोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है इन कोटा। कोटा का मतलब है 250K पर ईयर। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000, मतलब 2,50,000 के आसपास ये आ जाएगा, इतना ही आएगा साल के हिसाब से। वो जो टोटल आपकी कोई गाड़ी है, एग्जाम्पल दो ब्रांड्स का, कोई गाड़ी का एग्जाम्पल, ठीक है, कोई BMW की गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई यूरोपियन यूनियन में, असेंबल भी वहीं पे हो चुकी है, अब उसको एक्सपोर्ट करा जाएगा यूरोपियन यूनियन के थ्रू टुवर्ड इंडिया। मतलब वो पूरी की पूरी बनके कहां से आई? फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। BMW, उसके अलावा और एग्जाम्पल दो। हाँ, पोर्श आ गई, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉक्सवैगन आ गई, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। इन्होंने भी क्या किया, सारी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग सारी कहां पे करी? यूरोपियन यूनियन में, एक्सपोर्ट कर दिया टुवर्ड इंडिया। कितना वैल्यू बोला है? 250,000 पर ईयर, बस इतना ही आएगा। मतलब स्टॉक के ऊपर एक कैपिंग लगा दी कि इतना ही आएगा ताकि डोमेस्टिक मार्केट हर्ट ना हो, नहीं तो यहां से भी एजिटेशन आएगी। टाटा के जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स हैं, -1% पे आप देखोगे रिडक्शन हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही टैरिफ्स वगैरह रिड्यूस करेंगे, वो दिखाया जाता है स्टॉक मार्केट के थ्रू कि इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है एकदम से, डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आया। आगे टेबल पे पढ़ाती हूँ उसको भी। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ FTA देख, लग गया ना पता, मतलब मेन से सेक्टर कौन कौन से थे इंडिया में जहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये टेक्सटाइल वाला आ गया, मैरीटाइम, प्लास्टिक एंड रबर, ये सारे आपने ध्यान में रख लेने। उसके बाद जो स्टील है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं, आयरन है, उसको CBAM के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, तो उसको एक एज अ स्पेशल केस स्टडी देख लेंगे। मेजर गेन्स लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट, फुटवेयर, देन स्पोर्ट्स गुड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। 97 to 99% टैरिफ किसको फ्री करा है? यूरोपियन यूनियन को। वहीं पे इंडिया के केस में आपने देखा 99% तक की प्रोडक्ट्स हैं जो इंक्लूड करी हुई है प्रेफर्ड वाली कैटेगरी में। लगे ये पता, 97 to 99%, यही बात करी। ये जो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ लमसम अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको अभी भी मिलेगी। उसके बाद इंडिया टू ओपन ऑटोमोबाइल एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस इन फेज्ड मैनर। अब फेज्ड मैनर का मतलब क्या है? कोटाज, एक तो कोटाज आ गया, और दूसरा जैसे अभी लिखा ना 110% से आएगा 10%, डायरेक्टली नहीं आएगा, फेज्ड मैनर्स में आएगा। पहले कुछ वैल्यू आ सकती है, शायद 30% आ सकती है, उसके बाद थोड़े सालों के बाद 20% आ सकती है, फिर जाके कहाँ पहुंचना है? 10% तक। तो फेज्ड मैनर में ये टैरिफ इंपोज करे जाएंगे, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, फेज्ड मैनर है ये। और एग्रीकल्चर और सेंसिटिव फूड प्रोडक्ट, इनको एक्सक्लूड करा गया है फॉर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज मदर ऑफ ऑल डील्स। क्यों बोला गया? तो लग गया ना पता, काफी ज्यादा रिडक्शन मिली है हमें, जो डिफरेंट ड्यूटीज लगा करती थी 0% तक वो आ गई है। तो जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है उनको ठीक ठाक बूस्ट मिलेगा, और इंडिया के अंदर वही वाला आपको सेगमेंट ज्यादा भी देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा था। और अगर दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ग्लोबल GDP में? 25%। ये कलेक्टिव है दोनों के, जो GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबली है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी प्रशांत, 2016 में इसकी एनफोर्समेंट करी गई थी, ISC की बात करी उन्होंने। ठीक है जी, नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो अब आई थिंक आपको क्लियर है, 99% इंडिया के बिहाफ पे, और दूसरी तरफ 92 to 97% के आसपास यूरोपियन यूनियन के केस में। उसके बाद लेबर इंटेंसिव सेक्टर बूस्ट, तो जीरो ड्यूटीज लगा दी है, और अराउंड $33 बिलियन ये वर्थ एक्सपोर्ट आपको होता हुआ दिखेगा फ्रॉम इंडिया टू
यूरोपियन यूनियन, जो शुरू में टेबल के अंदर भी लिखा हुआ था। देन कैलिब्रेटेड ऑटो लिबरलाइजेशन, लग्जरियस गाड़ियों की यहाँ पे बात करी हुई है कि जो लग्जरियस गाड़ियां यूरोपियन यूनियन से इंडिया की तरफ को आ रही थी वो चीपर बिकेंगी अब इंडिया में, क्योंकि रिडक्शन हुई है फ्रॉम 110% टू 10%। उसके बाद सर्विसेज एंड मोबिलिटी, इंडिया को ठीक ठाक गेन मिल जाएगा अराउंड 144। जो यूरोपियन यूनियन के सब सेक्टर्स हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर, वो स्टेम वाली फील्ड हो सकती है, फाइनेंस आ सकता है, आईटी सेक्टर आ सकता है, एजुकेशन आ सकता है, तो उन सारी फील्ड में आपको ठीक ठाक बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। और साथ में लिखा था आईपीआर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको मेंटेन करा जाएगा, इंक्लूडिंग बोला था ट्रेडिशनल जो स्टडीज थी या मेडिसिन थी उसके नॉलेज को भी आईपीआर से उनमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। तो स्किल्ड प्रोफेशंस का आपको मोबिलिटी दिखेगा। देन सस्टेनेबिलिटी एंड सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो सीबीएम वाला केस भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स है, सीबीएम बाद में देखते हैं। एग्रीकल्चर कार्व आउट, डेयरी, कैरल्स, पोल्ट्री, इन सभी को अभी के लिए एक्सक्लूड ही करा हुआ है। आफ्टर दैट चैलेंजेस टू इंप्लीमेंटेशन, नंबर 1 नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इंडिया फेस करता है वो है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रेगुलेशन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती है यूरोपियन यूनियन में। कई बार इंडिया से चला जाता है सब स्टैंडर्डाइज सामान, तो वो दिक्कत बन सकती है इंडिया को आगे के लिए। सैनिटरी में ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, इन दोनों के साथ ही रिलेट करा जाता है, पर फाइटो का मतलब प्लांट है, ये मतलब प्लांट हेल्थ के साथ एसोसिएट करा जाता है। तो ये एक बैरियर रहता है इंडिया के लिए, मतलब यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड हैं इफ कंपेयर टू इंडिया थोड़े लो लेवल पे आपको दिखाई देते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी अलाइनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर सेटअप हो रहा है, पर वहीं पे यूरोपियन यूनियन वगैरह देखें तो वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस आपको मिलेंगे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया में फार्मेसी के ऊपर 0% तो लगा दिए, पर वहां पे ज्यादा जो रेकमेंड करी जाती है मेडिसिन वो आएंगी ब्रांडेड वाली रादर देन जेनरिक। पर इंडिया के अंदर जो अभी सिचुएशन बन रखी है वो जेनरिक बेस ज्यादा है, क्योंकि ब्रांडेड ज्यादा महंगी पड़ती है, तो जेनरिक भी उसके जैसी ही होती है। सॉल्ट वगैरह सस्ते यूज कर लिए जाते हैं, पर जेनरिक मेडिसिन अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखें वो अच्छा नहीं मानते, तो वो ब्रांडेड को ज्यादा प्रेफर करेंगे। देन सीबीएम कंप्लायंस, यूरोपियन यूनियन का कार्बन न्यूट्रलिटी कॉस्ट, मतलब अगर आपने कार्बन एमिशन करा है आपको सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आपको फिर उस सर्टिफिकेट को खरीदते टाइम पैसा भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझो। मान लो आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ठीक है, वो स्टील आपने बेचनी है जाके यूरोपियन यूनियन के अंदर, पर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हुई कहाँ पे? इंडिया के अंदर। अब उससे एमिशन भी हुआ होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे रिलीज हुई जब हमने उस स्टील को मैन्युफैक्चर करा जो इंपोर्ट होना था टू यूरोपियन यूनियन। चाहे जितना मर्जी बल्क में बनाया, हम वो वाला कंसीडर करेंगे जो यूरोपियन यूनियन को यहाँ से एक्सपोर्ट करा जाना था, मतलब यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट होना था। अब यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन प्राइस है मान लो वो है 100 यूरोस पर टन के हिसाब से, तो ऊपर 1.5 था, नीचे 100 आ गया, दोनों को इंटू कर लिया, कितनी वैल्यू आ गई? 150 यूरोस की। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा अब इंडिया को यूरोपियन यूनियन को, क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशन करे। तो इसी वजह से अब ये सीबीएम के पीछे लॉजिक यही था कि जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज है वो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जाए, मेन टारगेट यही था, और इसको 1 जनवरी से इंप्लीमेंट कर दिया था। ये देख लो, टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज, वो जो कार्बन एमिशन हुई ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, लग गया पता ये सीबीएम का मतलब जितना ज्यादा एमिशन होता चलेगा एक लमसम अमाउंट ऑफ वैल्यू सेट करी होगी, एल्यूमिनियम के केस में डिफरेंट होगी, स्टील के केस में डिफरेंट होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो ये वाला ध्यान में रखना, ये सीबीएम। तो इसकी वजह से होगा क्या, जितने ज्यादा कार्बन एमिशन, जितना ज्यादा स्टील हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वो इनटू होता जाएगा उस वैल्यू के साथ, तो फिर तो हमें बहुत ज्यादा एडिशनल पेमेंट करनी पड़ जाएगी। सीबीएम कैन बी हर्डल, ये एक प्रॉब्लम इमर्ज कर सकती है। तो सीबीएम को अगर कॉन्टेस्ट की बात करें, किन किन्हों ने अगेंस्ट इसके बात करी थी, इंडिया तो आ ही गया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रेस करा था कि इससे जो ट्रेड चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे, एक ऐसी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज है स्पेशली यूरोपियन यूनियन, इन्होंने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही कर ली थी, तो इनके तो एमिशन हो चुके, इन्होंने जो करना था वो कर लिया था। आज के टाइम पे तो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, स्टील खुद नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे, स्क्रैप वाले स्टील से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस हो चुके हैं इफ कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया भी तो यही रेस करता है बार बार, अपना जो पॉइंट है कि जो स्टील है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, पर हमारे पास उतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके, तो ये प्रॉब्लम अभी इंडिया फेस कर रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें, और इवन स्टार्टिंग में लिखा था
कि कुछ बॉडीज हैं जैसे यूनाइटेड नेशन आ गया, G20 आ गया, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए कुछ बॉडीज के अंदर ताकि फेयर और फ्री तरीके से वो अपना काम कर सके। उसमें एक ही का नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेड में कोई सफर ना करे कंट्री, वो आराम से अपना ट्रेड कर सके। तो WTO के पास ये कंसर्न रेज करा गया था विद रिस्पेक्ट टू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज ग्रीन स्टील इनिशिएटिव। तो जो स्क्रैप शेयर है स्टील मेकिंग के अंदर, इंडिया ने बोला है कि हम भी 50% तक करेंगे। स्क्रैप स्टील का मतलब है जो यूज हो चुका है दोबारा से उसे रीयूज करना है, कोई नई प्रोडक्ट उससे बना के रखनी है। इसमें हम काफी ज्यादा पीछे हैं। तो 2047 का जो हमने टारगेट लिया हुआ है दैट इज 50%। डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज क्या आ सकती हैं? तो सबसे पहले जो हाई टेक यूरोपियन यूनियन की सर्विसेज इंडिया में आएंगी उससे शायद फिर डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा सफर करे। की एडवांटेजेस क्या है? तो नंबर 1 एक्सपोर्ट एक्सप्लोजन। आपने देखा ठीक ठाक एक्सपोर्ट अब इंडिया करेगा क्योंकि लेबर जो इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है, बहुत ज्यादा क्या 0% ही कर दी गई है। एक्सपोर्ट आप बूस्ट होता हुआ देखोगे। ग्लोबल टैलेंट हब, ये ड्रेन ही बोलेंगे पर फिर भी इसको एडवांटेज में शो करा है कि बाहर जब पढ़ के आएंगे इधर आएंगे तो एजुकेशन इस तरफ भी आएगी। सारे नहीं आते हैं वापस, वो भी एक कंसर्न बना रहता है। वहीं पे लाइफस्टाइल अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, कईयों को लगता है ये कहीं जाते इसी पर्पज से हैं कि बेटर लाइफस्टाइल मिल सके। तो ये कैन बी अ पॉजिटिव, कैन बी अ नेगेटिव। डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, मतलब यूएस और चाइना, यूरोपियन यूनियन, इवन जर्मनी ने भी क्या बोला था कि हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना यूएस के साथ राइवलरी में है। तो यहाँ पे एक और हमें मार्केट मिल जाती है सबसे ज्यादा डेमोग्राफी के साथ, दैट इज इंडिया। तो डाइवर्सिफिकेशन होती हुई आपको दिखेगी। रूरल प्रॉस्पेरिटी, एक्सेस फॉर टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सारे आपके फार्मर्स हो गए, रूरल आर्टिशंस हो गए, उन सभी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये जो रिडक्शन हुई है एफटीए के जरिए। यूरोपियन यूनियन के लिए क्या हुआ? मार्केट पेनिट्रेशन। एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा डेमोग्राफी है वहां पे पेनिट्रेशन होती हुई आपको दिखाई देगी, और जहां पे मिडिल क्लास का आपको ज्यादा सेगमेंट मिलेगा, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। देन सप्लाई चेन डी रिस्किंग, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी पहले चाइना की तरफ, इवन स्टील के बीच में भी कंपटीशन आ जाता था इंडिया और चाइना का। फटाफट से स्टील बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करता था चाइना और कहीं पे डंप कर देता था और फॉरेन की मार्केट्स में बिकवा देता था। तो अब बोला कि स्टेबल पार्टनर्स अगर होंगे, क्योंकि चाइना स्टेबल नहीं है, बार बार सप्लाई के ऊपर पॉज लगा देता है, वो देखता है कि मैं ही तो कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब मिनरल्स को एज अ वेपन यूज कर रहा है, रिसोर्सेज को एज अ वेपन की तरह यूज कर रहा है। तो एक स्टेबल मार्केट चाहिए थी विच इज इंडिया अगेन। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अगर देखेंगे तो बहुत ही जो यूरोपियन फॉर्म्स हैं जैसे फॉक्सवैगन आ गया, BASF क्या है इनका, तो केमिकल कंपनी है, वो भी ग्लोबल लीडर है अगर केमिकल्स में अगर देखोगे, तो ये अपना ऑपरेशन अब इंडिया तक भी एक्सपांड कर पाएंगे। फिर केमिकल्स की जब बात आई तो इनडायरेक्टली आप फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया एक्सपांशन कर रहे हैं पर जेनरिक वाला वो कंसर्न बना रहेगा। देन कॉस्ट सेविंग, यूरोपियन यूनियन भी लगभग जो ड्यूटीज की वजह से पैसा खर्च करा करता था उसमें 4 बिलियन एनुअली, ये यूरोस में लिखा हुआ है, इतना अपना प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो रिडक्शन से हेल्प होती है दोनों ही कंट्रीज की। देन मार्केट एक्सेस एंड टेबल कॉन्टेक्स्ट, वो भी देख लो, टेबल वही वाला जो आप पीछे पढ़ के आए उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो एवरेज टैरिफ यूरोपियन यूनियन के जो गुड्स हैं 10 to 12% आपको मिलेगी, एवरेज मतलब सभी का जो निकाला। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के जो टैरिफ रहेंगे इंडियन गुड्स के ऊपर 99% तो जीरो थे, तो एवरेज 3 to 4% तक के आपको देखने को मिलेंगे। 75% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी, मतलब अगर एफटीए को छोड़ भी दे उससे पहले भी 1% से कम की थी, तो मतलब ऑलरेडी हम पॉजिटिव में ही थे, बट अब ज्यादा हो गया 0% तक जब चले जाते हैं। उसके अलावा एक जो एक्सटर्नल ड्राइवर्स हैं, तो यूएस के टैरिफ 50% लग रखे थे इंडिया के ऊपर, तो इसकी वजह से भी इंडिया एक ऑल्टरनेटिव मार्केट को देख रहा था जहां पे अपना फायदा करवा सके। देन रीडायरेक्टिंग एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन, मतलब दूसरी मार्केट को हम ओपन करने जा रहे हैं। और दूसरा यूएस और चाइना की जो रिलेटेड ट्रेड रिस्क है, स्टेबिलिटी नहीं होती, उससे भी बच जाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन इज अ स्टेबल मार्केट। प्रॉब्लमेटिक एरियाज क्या क्या आ सकते हैं? नंबर 1 CBAM, कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये वाला जो टैक्स है ये इफेक्ट में आ चुका है फ्रॉम January 1st। और अभी आपने पीछे देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने भी कंप्लेंट करी थी अगेंस्ट CBAM कि इससे ट्रेड पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं। और दूसरा जो दिसंबर 2026 या 2027 के शुरुआत में इंप्लीमेंट होगा, यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन।
पीछे क्या लिखा था, लेबर इंटेंसिव सेक्टर। अब उसी में कई बार नेचर से भी चीजें एक्सट्रैक्ट करी जाएंगी, टेक्सटाइल आ गया, देन आपके शूज आ गए, तो वो सारी प्रोडक्ट्स जब आप देखोगे नेचर से कुछ ना कुछ तो एक्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि जैसे सीबीएम है, कार्बन इमिशन को रोकने के लिए लगाया हुआ है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन भी हम लेके आएंगे। इससे क्या किया जाएगा, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करी है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी, तो जितनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन वैसे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर्स तक इम्पैक्ट करेगा इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर। और उसके अलावा इंडिया के एसएमईज कितने इम्पैक्ट होंगे, तो अराउंड 40% ऑफ एक्सपोर्ट अगर डिफॉरेस्टेशन वाला इम्पोज होता है तो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो लीगल वेटिंग, अभी तो 5 महीने लग जाएंगे आराम से। जैसे मैंने शुरू में बोला कि 24 लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, फिर उसके बाद जब ये पास होगा तब एक्चुअल में ये इम्पोज करा जाएगा, जो भी आपने अभी रिडक्शंस पढ़ी हैं। उससे पहले सेम ही चीजें चल रही होंगी यहाँ पे, यूरोपियन पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन चाहिए होगी, उसी के बाद बोला गया है कि लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर ये शायद इंप्लीमेंट हो जाए। स्टील स्क्रैप एंड ग्रीन स्टील, इसके बारे में भी देख लो। तो इंडिया ने अभी बोल तो दिया कि 2047 तक हम 50% हम भी ऐसे जो स्क्रैप स्टील है उसको दोबारा से रीयूज करना शुरू करेंगे। पर यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखें, दुनिया का लार्जेस्ट जो जिस कंट्री को आप बोल सकते हो कि जो स्क्रैप स्टील है उसे दोबारा से रीयूज कर रहा है, वो यूरोपियन यूनियन है। ये टॉप कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब जो इनका रिसाइकलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो वर्ल्ड वाइड नोन है। तो एक चीज ये याद रखना। देन नेक्स्ट इज कट एमिशन बाय, अब कितना एमिशन कट करता है जब आप स्क्रैप स्टील को यूज करते हो, 1.5 टन पर टन ऑफ स्क्रैप, तो इतना आप रिडक्शन कर देते हो जो कार्बन एमिशन हो रहे थे। और उसके अलावा यूज कितना रिड्यूस कर देता है एनर्जी का, तो अराउंड 75%, मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं लगेगी। करंट स्क्रैप शेयर कितना है अभी के लिए इंडिया का, तो सिर्फ 20%, इसी को बोला है वो 50% तक लेके जाना है बाय 2047। नेक्स्ट इज, चलो सीबीएम हमने देख लिया, सेम फॉर द आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सारी प्रोडक्ट्स के लिए सीबीएम इंप्लाई करा गया है। देन ट्रस्टेड पार्टनरशिप, चलो ठीक है, ये हो गया कि बच्चों का डायस्पोरा होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से पीपल टू पीपल टाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होने वाले। लिविंग एग्रीमेंट, तो ठीक है, ये हो गए, थोड़े से म्यूचुअल ट्रस्ट वगैरह के ऊपर फोकस किया। उसके बाद यूपीआई को लेके है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जब ये मीटिंग चल रही थी तो एक कार्ड निकालते हैं और दिखाते हैं कि मैं तो ओवरसीज सिटीजन हूँ इंडिया का, जो कॉस्टा है अभी यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पोर्तुगल के, ठीक है, तो इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी बोल दिया जाता है। रूट्स, अब देखो गोवा की बात आ गई यहाँ पे फिर से। जब आप पोर्तुगीज को देखते हो तो सबसे पहले इंडिया में यही आए थे जो पोर्तुगल्स थे, तो और लास्ट में गए भी कौन थे, पोर्तुगल्स ही गए थे, ऑपरेशन विजय 1961। तो 1961 में फाइनली ये चले जाते हैं। तो जो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये उन लोगों को दे दिया जाता है जो अभी के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। बस बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी कंट्री में अगर रह रहे हैं तो उनके अगर कोई एंसेस्टर इंडिया से थे तो उनको ओसीआई दे दिया जाता है। वोट्स वगैरह में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, तो इनसे इनको एब्सटेन करा जाता है। बाकी आराम से ये आ जा सकते हैं इंडिया जितनी बार आना चाहे। तो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यही चीज हाईलाइट करी कि स्ट्रेटेजिक तो है ही, प्लस पर्सनल भी है ये इंपॉर्टेंस जो एफटीए की है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो इसकी इनकी जो रूट्स हैं कोस्टा की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे थी, गोवा में। तो अगर मान लो कोई भी इंसान है जो अभी फॉरेन कंट्री में रह रहा है पर उनके जो दादा परदादा बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से अगर बिलोंग करते थे, वो फिर बिल्कुल ही नलिफाई हो जाएंगे, उनको अलाउ नहीं करा जाएगा ओसीआई, ये एक्सेप्शन आ जाएगी एक। बाकी जो ओसीआई का प्रोविजन था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप पढ़ते हो 1955 में आया था, 2005 में ये चीज एडिशन करी गई थी जो ओसीआई वाली टर्म है। अब इसको ऐड क्यों करा गया था, क्योंकि बड़े सारे लोग बाहर जा रहे थे इंडिया से, रेमिटेंसेस भेजा करते थे इंडिया के अंदर। अब जब मनी फ्लो होगी टुवर्ड इंडिया, क्योंकि वो लोग बाहर रह रहे थे, अपनी फैमिलीज को पैसा भेज रहे थे, तो कई बार जो फॉरेन की कंट्रीज थी वो उनको सिटीजनशिप के लिए बोल दे रही थी कि ठीक ठाक कमाते हैं, सिटीजन बना लेते हैं, फिर यहीं पे टैक्स पे करेंगे। एक आपने डबल टैक्सेशन का भी सुना होगा कि 2 जगह पे टैक्स ना पे करना पड़े, तो वो डिसाइड करा जाता है कि आपने अपनी नेटिव कंट्री में ही टैक्स पे कर लेना है, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं। तो उसी वजह से 2005 में डिसाइड करा कि एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन है वो ऐड कर देते हैं ताकि ये फ्रीली आ जा सके, वो रेमिटेंसेस का फ्लो भी चलता रहे टुवर्ड इंडिया। तो ओसीआई का यही था। बाकी जो कोस्टा है, प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल पहले वाले, और इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी बोला जाता है, पॉपुलरली कॉल्ड बाबुश बाय
इंडियन सपोर्टर्स जो इनको सपोर्ट करते हैं, निक नेम टाइप दे दिया हुआ है। बाकी इनके पास जो OCI कार्ड है ये 2017 से है। क्यों? क्योंकि 2017 में विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की टू पोर्तुगल, पहली विजिट थी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की टूवर्ड पोर्तुगल, तब उस टाइम पे उन्होंने OCI कार्ड दे दिया था कोस्टा को। OCI तो याद रखना ये 2005 में एडिशन करी गई थी। सिटीजनशिप नहीं मिलती पर सिटीजनशिप लाइक बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं जो बाहर में रह रहे हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंडिया में। जो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, ये कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से उठाया था? नहीं, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है, वहीं से ये आइडिया हम लेके आए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एलिजिबल कौन कौन होंगे? तो इंडियन सिटीजन्स ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। यही डेट क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, तो ये डेट डिसाइड करी गई। ऑन या फिर आफ्टर, या तो इसी दिन या तो इसके बाद के लोग, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे और एलिजिबल होंगे टू बिकम इंडियन सिटीजन ऑन दैट डे। मतलब वो एलिजिबल थे उस टाइम पे कि वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। जब आप आर्टिकल पार्ट नंबर 2 के अंदर सिटीजनशिप आती है पॉलिटी के अंदर, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पार्ट नंबर 2 इसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11, 11वां याद रखना, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है वो 11 वाला ही है। मतलब जो पार्लियामेंट है सिटीजनशिप रिलेटेड रूल्स बना सकती है, कुछ चेंजेस करने एक्ट्स के अंदर कर सकती है। पर जो शुरू के आर्टिकल आप देखोगे, 5 बोलता है कि सिटीजनशिप दी जाएगी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 6 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे देखा जाता है कि कोई इंडिया से पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहता था, 1947 की बात हो रही है, या पाकिस्तान से दोबारा इंडिया तो नहीं आना चाहता था, या कोई ऐसा तो नहीं था जो इंडिया से पहले पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आना चाहता है। तो वो सारे प्रोविजन है, मतलब वो पुराने हो गए, वो उसी टाइम के लिए बने थे। अभी के टाइम पे 11 आ जाएगा, और स्पेशली किसी ने अगर बाहर सिटीजनशिप ले ली हुई है इंडियन ने, ऑटोमेटिकली उनकी इंडिया की सिटीजनशिप कट हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी, क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप में ही बिलीव करते हैं। आफ्टर दैट कौन कौन सी लिनिएजेस नहीं आएंगी? अगर किसी के दादा दादी बिलोंग करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो फिर उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा OCI वाली कैटेगरी के अंडर। मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे चलती हैं, लाइफ लॉन्ग फ्री वीजा, वीजा की भी कोई जरूरत नहीं है, फ्री वीजा टू इंडिया, और राइट टू लिव एंड वर्क इन इंडिया, ये भी उनको अलाउ कर दिया जाता है। और नो नीड फॉर रेगुलर वीजा, रिन्यूअल का कोई काम नहीं बचता कि बार बार वीजा को रिन्यू करवाना है, जैसे US में ये प्रॉब्लम भी रहती है। देन गोवंस एंड पोर्तुगीज, ये तो आ गया, आपने देख लिया इसको। और गोवा में 1961 तक पोर्तुगीज रहे, बाकी 19 दिसंबर 1961 जब पोर्तुगीज एक्चुअल में गए थे फ्रॉम गोवा। उसके बाद डिसेंडेंट अप टू 3rd जनरेशन ये एलिजिबल होते हैं। ट्राइनिडेड एंड टोबैगो में जो आपने केस पढ़ा था, वहां पे 5th जनरेशन तक बोल दिया था, ये 5th था, 5th। तो मतलब ये जनरेशन डिसाइड करी जा सकती है अथॉरिटी के हिसाब से, पर अदरवाइज 3rd जनरेशन तक ये एलिजिबल रहता है। उसके अलावा पॉलिसी में चेंजेस 2024 में क्या क्या किए गए हैं, तो वो सारे यहाँ पे मेंशन हुए हैं। देन एलिजिबल कौन कौन नहीं है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, और दूसरा कोई अगर फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल है, मतलब बाहर मिलिट्री में सर्विस प्रोवाइड करी थी, सर्विंग है या फिर रिटायर्ड है, उनको OCI कार्ड होल्डर नहीं बोला जाता। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है उनके OCI कार्ड होल्डर्स के ऊपर। या ना तो ये इंडियन इलेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, ना ही इलेक्टेड ऑफिस में कोई इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, इनको भी होल्ड नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं, तो इनसे इनको एब्सटेन कर दिया जाता है। ना ही एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ से एब्सटेन रहते हैं, जो OCI की कैटेगरी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा व्हीकल्स की तरफ। आप बाहर चले गए थे जब देखा क्या क्या कर सकते हैं OCI में। मल्टीपल एंट्रीज देखी, वीजा का जो है बार बार रिन्यूअल का ड्रामा नहीं रहता, तो मल्टीपल एंट्रीज रहेंगी, बार बार वो रिन्यू करवाए, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो OCI को दे दिए जाते हैं। नाउ आते हैं यूरोपियन कार्स के ऊपर, जहां पे आपने पहला ही कैटेगरी देखा, मोटर व्हीकल। बिफोर FTA कितना था? 110%, अब कितना हो गया है? 10% FTA। ठीक है, ये पहले आ गई। अब यहाँ पे बार बार 2 टर्म्स आएंगी। वन इज CKD। CKD का मतलब है कंप्लीटली नॉक्ड डाउन, मतलब किट्स की फॉर्म में कार का सामान आएगा फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू इंडिया, फिर इंडिया में उसको असेंबल करा जाएगा। डन, ये CKD वाली कैटेगरी आएगी। मतलब यहाँ पे क्या फोकस करा जाएगा? असेंबलिंग का। अगली जो कैटेगरी आएगी दैट इज CBU। C फॉर कंप्लीटली, B फॉर बिल्ट यूनिट्स, मतलब बिल्ट ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब यूरोपियन यूनियन में ही वो गाड़ी बन चुकी है, इंडिया में वो गाड़ी की फॉर्म में ही आएगी, किट्स की फॉर्म में नहीं आएगी। तो अब जो कैटेगरी है CKD और जो CBU, इन दोनों में से इस टाइम पे इंडिया के अंदर ये वाले आपको ज्यादा मिलेंगे।
मतलब जो असेंबली वाला काम है वो कहाँ पे चल रहा है, इंडिया के अंदर। सामान सारा किट्स की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे फिर असेंबली होगी। तो मतलब अगर आपने बोला कि 110% से रिडक्शन करी गई है अप टू 10%, इसके दोनों ही आ जाएंगी पॉसिबिलिटी। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज ये आ गया कि चिपर आएगी अब, जो वहां पे ही बिल्ड करी गई थी पूरी की पूरी। पर दूसरा जो कंसर्न आता है वो सीकेडी को लेके आता है कि जो मेजोरिटी आएंगे वो किट्स की फॉर्म में आएंगी, फिर असेंबली इंडिया के अंदर होगी। तो ये चीज फिर ज्यादा बढ़ सकती है। ये चीज भी पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बोल दिया, बिल्ट। जैसे एक टेबल शो करती हूँ मैं आपको, वहां पे बताया हुआ है कौन कौन से मॉडल्स हैं जो चिपर होने वाले हैं, ये सारे गाड़ियों के। जिसको इंटरेस्ट है वो एक बार रीड भी कर सकते हैं। मर्सिडीज का भी दिया है, BMW, ऑडी, पॉश, JLR, ये कौन सी होती है, डिफेंडर वगैरह, ये वाली। हाँ ठीक है। और लैम्बोर्गिनी आ गई, देन फरारी आ गई। तो ये सारी हैं जो CBU की कैटेगरी में आएंगी, यानी कि बिल्ट यूनिट्स। जैसे गाड़ी वहां पे ही असेंबल होगी, फिर बिल्ट की फॉर्म में आएगी, ये चिपर हो जाएंगे। क्योंकि CBUs वाली कैटेगरी के अंदर वो 110% से 10% तक रिड्यूस हुआ है। जो बिल्ट है, जो वहीं पे असेंबल हो चुकी हैं, वो चिपर होंगी इंडिया के अंदर। CKD वाली कैटेगरी नहीं है। CKD वाली कौन सी थी, जो असेंबल इंडिया के अंदर करी गई, वो मोटर व्हीकल इसमें नहीं आएंगे। जो 110% से 10% वाली कैटेगरी आई थी। अब हाँ, हाँ तो नहीं होंगे, वही चीज बोल रही हूँ कि जितना हाईलाइट करा गया ना उतना नहीं होएगा, पर चीपर होंगे। मॉडल्स भी आपको बता दिए कि वहीं पे जब असेंबल होंगे वहीं पे बिल्ट होंगे, जब इंडिया में दोबारा से आएंगे तो वो सस्ते मिलेंगे आपको, चीपर मिलेंगे। खरीदनी है? हाँ, अब देखो वही चीज आ रही हूँ। ये देखो मार्केट में फिर क्या रिएक्शन हुआ, जैसे ये मोटर व्हीकल्स का 110% से 10% पे आया कि इतना रिडक्शन हम करने जा रहे हैं। तो अचानक से स्टॉक मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे महिंद्रा के जो स्टॉक्स थे वो रिड्यूस कर जाते हैं बाय -4.3%। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव। उसके बाद हुंडई के देखोगे तो -3.6% तक गए। मारुति के गए -1.5%। टाटा के -1% तक। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपटीशन फेस करने को मिलेगा जब ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये कंपटीशन को रिप्रेजेंट करा, ड्यू टू फियर्स ऑफ हायर कंपटीशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स हैं। ठीक है, इसको हम अभी के लिए तो पॉजिटिव ही देख के चलेंगे। अभी वैसे भी वेटिंग चलेगी, 5 महीने के बाद ही इंप्लीमेंटेशन होगी FTA के। एक्चुअल रिजल्ट्स उसके बाद में पता लगेगा कितने ज्यादा इंपैक्ट्स पड़ने वाले हैं। CKD ड्यूटी अभी भी कितनी रहेगी, अराउंड 16 to 17%। CKD ड्यूटी मतलब वो जो असेंबली के लिए सामान इंडिया के अंदर आएगा उसके ऊपर अभी भी 16 to 17% तक की ड्यूटी है। पर वो जो गाड़ी आएगी पूरी की पूरी बिल्ड होके इंडिया के अंदर, उसके ऊपर 10% की बात हुई है। डन, ठीक है। बाकी ये सारी गाड़ियों की डिटेलिंग जो आगे टेबल के अंदर लिखी है वही यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अब आते हैं रुपी के ऊपर। बार बार ये चीज भी कंपेयर करी जा रही थी कि रुपी की डेप्रिसिएशन भी हुई है, ये डॉलर के साथ ही कंपेयर करी जाती है। अभी 19% डेप्रिसिएशन हुई है। मान लो $1 अगर 8 रुपए के आसपास था, अभी के टाइम पे आप देखोगे 84, सॉरी मैंने 8 बोल दिया, 19। ठीक है, तो 19% तक का बोला हुआ है कि रिडक्शन देखने को मिला है। पहले $1 के लिए 84, चलो 84 की जगह 80 लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए बोलने के लिए। पहले $1 को पे करने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 80 रुपए। अब कितने देने पड़ेंगे, 90 रुपए। अगर इसको एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी अच्छा है कि इंडिया की मार्केट से सस्ता सामान बिकेगा जो फॉरेन की कंट्रीज है। पर जब ज्यादा वैल्यू आपकी डिप्रिशिएट हो जाती है, जो रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, तो उससे डोमेस्टिक मार्केट हर्ट भी कर सकती है। क्योंकि जो इंटरमीडिएटर होगा फार्मर को जाके या मैन्युफैक्चरर को कि जो रुपये की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हुई है, बाहर ये बहुत सस्ते में बिक रहा है, हमारा भी लॉस हो रहा है। तो वहां से कहीं ना कहीं वो जो बीच वाला होता है मैन्युफैक्चरर या फिर फार्मर होता है जिसने बनाया था उस गुड को, उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। पर अगर ट्रेड के केस में देखें तो एक्सपोर्ट ठीक ठाक एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से कंट्रीज बोलेंगी कि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रखी है, सस्ते में अपने को पड़ जाएगा, तो वो फटाफट से और ज्यादा परचेजिंग भी करते हैं। थोड़े से और फैक्टर्स देख लेते हैं इसके अंदर। पर ये रुपये की वैल्यू जब डेप्रिशिएट होती है किन पैरामीटर्स पे होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये मार्केट ड्रिवन रहेगा। जियोपॉलिटिकली चेंजेस आए होंगे, विद इन द कंट्री चेंजेस आए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ इंपैक्ट्स पड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़े होंगे। सबसे पहले हाई इंपोर्ट्स। जरूरी नहीं होता हमेशा कि बाहर वाला आपसे खरीदेगा ही, शायद आपको ज्यादा जरूरत है खरीदने की। तो मतलब हमारी जो कंट्री है वो क्या कर रही है, ज्यादा खरीद रही है रादर देन बेच रही है। और जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउटफ्लो ज्यादा देखने को मिलेगा। आज ही ये डेटा आया है जो इकोनॉमिक का फ्रंट सेक्शन पे दिया है। 2025 में अगर आप देखें अराउंड 11.8 बिलियन US डॉलर तक का आउटफ्लो हुआ है FPIs की कैटेगरी में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जो आती है बिलो कितने परसेंट के स्टेक से नीचे, 10%।
10%, वो इक्विटी वगैरह में आपने देखा था शेयर्स की जब हमने पढ़ी थी। तो उसके बाद 2026 की बात करी, स्पेशली जनवरी मंथ, इसमें देखा गया क्योंकि अभी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रखी है, तो यहाँ पे 4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आउटफ्लो हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। अब ये नेगेटिव देखा जाता है, क्यों? क्योंकि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, उनको भी लगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब बाहर बेचेंगे तो उनको भी फिर लॉस हो सकते हैं, तो उन्होंने पहले क्या किया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट खींच ली। तो पहला तो आ गया हाई इंपोर्ट, आप ज्यादा चीजें खरीद रहे हो रादर देन बेच रहे हो, तो आपका जो पैसा है वो बाहर ज्यादा जा रहा है रादर देन आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है। कैपिटल आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल, ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, आप इसको यूज कर सकते हो। देन तीसरा आ गया इन्फ्लेशन, कई बार इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है तो उससे भी ये सारा रुपये का डेप्रिसिएशन हो सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट, अब देखो यहाँ पे सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, जब भी लोन लिया जाता है कुछ इंटरेस्ट रेट होते हैं, जैसे आपने होम लोन ले लिया तो 12% से नेगोशिएशन शुरू होती है, ड्रॉप करते करते आप शायद 9 तक पहुंच जाओ, ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर हो 8 तक पहुंच सकता है, कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं वापस करूंगा। जब फिर आपका एक सिबिल अकाउंट होता है उसके ऊपर आपकी रैंकिंग देखी जाती है कि कितने कॉन्टिन्यूसली आपने अपने लोन को रिपे किया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट, वो जो इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाता है तो उसके बाद आपको बड़े सारे बैंक से अप्रोच करने लगते हैं जिन्होंने पहले आपका लोन डिनाई भी करा होता है, फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास शिफ्ट करवा लो, हम आप 8% पे पे कर रहे हो, हम आपको 8 से 6.5 या 7 पे ले आएंगे, तो वो ठीक ठाक हो जाता है। जब लोन्स आपका करोड़ में हो या 50 लाख से अबव का हो तो वो ठीक ठाक रिडक्शन दे देता है। तो लो इंटरेस्ट रेट भी दिए जाते हैं इंडिया के अंदर, ये भी एक फैक्टर माना जाता है रुपये की डेप्रिसिएशन में। और ग्लोबल अनसर्टिनिटी, जियोपॉलिटिकली 50% टैरिफ हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं उस कंट्री को जहां पे हम ट्रेड सरप्लस में थे, यानी कि जहां पे हम ज्यादा चीजों को बेच रहे थे, तो ऑलरेडी हम 50% टैरिफ से हिट हुए हैं। यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह तो लिखी नहीं, सब्सिडीज इंडिया में बथेरी प्रोवाइड करी जाती हैं। अब देखो ये जो हाई इंपोर्ट बोला और कैपिटल आउटफ्लो बोला, यहीं से एक और टर्म निकल के आती है, करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब घाटा है किसी चीज में, मतलब करंट अकाउंट के अंदर थोड़ा घाटा हो रखा है। जब आप ज्यादा चीजें खरीदना शुरू करते हो, बेचना कम हो जाती है या तो बराबर में हो, पर अगर ये जो डिसबैलेंस अगर आपको देखने को मिलता है कि अगर खरीद ही बहुत ज्यादा रहे हैं बेच कम रहे हैं, तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? करंट अकाउंट डेफिसिट, अब बहुत ज्यादा चीजें खरीद रहे हो, अब बताओ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, घाटा बढ़ता जा रहा है, पैसे का आउटफ्लो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो रुपये है वो डेप्रिशिएट हो जाता है, वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। पर वहीं पे दूसरी जो कैटेगरी, ये देख लो यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट ड्रिवन, नॉट अ पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि जो दूसरी टर्म आप देखते हो दैट इज डीवैल्यूएशन, इस पे आती हूँ। वो पहली टर्म है डीवैल्यूएशन, जो कि आज तक सिर्फ 3 बार हुई है, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1966 का टाइम पीरियड, देन 1991। यहाँ पे आरबीआई इंटरफेयर करती है, आपका सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है, फिर आप जो रुपये है उसको रिड्यूस करते हो, क्यों? ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाए जा सके। और ये चीज चाइना बहुत ज्यादा करता है, डिवैल्यूएशन के केसेस चाइना के रिस्पेक्ट में बहुत आते हैं। करेंसी थोड़े टाइम के लिए डिवैल्यू करेगा, फटाफट से बड़ी सारी चीजें बाहर बिकवा देगा, तो उससे क्या होगा? ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा इनकम हो जाएगा करेंसी का अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, वो डिवैल्यूएशन होती है। इंडिया ने ये सिर्फ 3 ही बार करी है आज तक। बोला जाता है कि पहले इंडिया खुद को राजा ही रिप्रेजेंट करना चाहता था हमेशा से, तो जो डेप्रिसिएशन थी इसकी बात भी नहीं आती थी, डिवैल्यूएशन भी नहीं करता था, अड़ा रहता था कि मेरी रुपये की वैल्यू इतनी ही रहनी चाहिए। अगर एक टाइम पे 60 रुपीज के आसपास था तो वो चाहते थे कि बस उतनी रहे, तो ना तो डिवैल्यूएशन ना तो डेप्रिसिएशन आप ज्यादा सुनोगे। डेप्रिसिएशन तो देख ही लिया कि ये तो पॉलिसी का इंपैक्ट है ही नहीं, ये इतने सारे फैक्टर्स जो आपने पीछे पढ़े उन सभी के इफेक्ट की वजह से रुपये डेप्रिशिएट करता है। डिवैल्यूएशन में आपने देख लिया डेलिब्रेट डाउनवर्ड करा जाता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट और आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, तो कुछ पॉलिसी चेंजेस करे जाते हैं कि रुपये को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिवैल्यू कर देंगे ताकि ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, और मनी का वो हमारी कंट्री के अंदर आ सके, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिड्यूस करा जा सके, तो वो मेन पर्पस डिवैल्यूएशन का रहता है। ये देख लो ये क्यों करा जाता है, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, और जो ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह मैंने आपको बताया, ट्रेड डेफिसिट उसको रिड्यूस करने के लिए। अब ट्रेड डेफिसिट की जब बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, ट्रेड डेफिसिट भी कब आएगा? जब इंपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए और ग्रोथ स्टिमुलेट करने के, तब डिवैल्यूएशन होती है। ये 3 ही बार हुआ है, इसको ध्यान में रख लेना। एंड डेप्रिशिएशन ये मार्केट ड्रिवन है, करेंसी में फॉल आउट होता है और वैल्यू, करेंसी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, वाई? क्योंकि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस में कुछ पैटर्न में चेंजेस आए होते हैं, तो उसकी वजह से रुपये डिप्रिशिएट कर जाते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो, जो अभी आपने एक एग्जांपल भी देखा 2025 और 26 का डेटा, और उसके अलावा हाई इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, वाइडनिंग सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो। देन ग्लोबल शॉक्स, जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखे जाए रुपये की डेप्रिसिएशन के, सबसे पहले पॉजिटिव देख लो, एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं, देख लिया आपने, क्योंकि दूसरी जो कंट्री होगी वो देखेगी रुपये डेप्रिशिएट हो रखा है, फटाफट से खरीद लेते हैं। उसके अलावा हाई रेमिटेंस वैल्यू, अच्छा बाहर से पैसा भी आता है अपनी कंट्री के अंदर, तो अब कम रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रखा है, तो ज्यादा डॉलर में $1 के अंदर ज्यादा रुपी जा सकते हैं। जब ट्रांसलेट होंगे तो फायदा हो जाता है। रेमिटेंसेस के केस में अगर बात करें, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन जो पुश है वो भी देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरर्स को बोला जाता है जल्दी जल्दी बनाओ, रुपी डेप्रिशिएट हो रखा है, ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करी जा सकती हैं। उसके अलावा नेगेटिव भी बथेरे होंगे। एक जो मेथड बताया, एक जो कॉज बताया, उसमें क्या लिखा था? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर राइज हो रखी है तो उससे भी रुपी डिप्रिशिएट होता है, जिसको नेगेटिव नोशन पे लिया जाता है। अब जब आपने क्रूड ऑयल परचेज करना है, महंगी महंगी चीजें हम काफी ज्यादा खरीदते हैं, कोई गैस परचेज करनी है, अब आपके रुपी ज्यादा चले जाएंगे, पेमेंट डॉलर्स में करोगे, ज्यादा रुपये बाहर चले जाएंगे, वो नेगेटिव आ जाएगा। उसके अलावा हाई डेट सर्विसिंग कॉस्ट, डेट आ गया, मतलब आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई लोन उठा रखा था, अभी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे बाहर, तो वो भी एक लॉस होता है। वाइडनिंग ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आपने देख लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चलेगा। कैपिटल फ्लाइट, एफपीआईएस का भी केस पड़ा, बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेते हैं कि किसी दूसरी और कंट्री में जाके हम इन्वेस्ट कर लेंगे, तो ये कुछ फर्क भी पड़ते हैं डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के।